इंट्रोडक्शन. थँक्यू सो मच रावते सर. महात्मा गांधीजींना साक्षी ठेवून आपण आपला वर्कशॉप करणार आहोत आणि MGM महात्मा गांधी मिशन ही जी तुमची युनिव्हर्सिटी आहे खूप युनिक युनिव्हर्सिटी आहे तुमची, कारण महात्मा गांधीजींच्या नावाने ही युनिव्हर्सिटी आहे. आणि मी इथे आले तेव्हा महात्मा गांधीजींचं एक कोट मी बघितलं की लोकशाही म्हणजे डेमोक्रेसीमध्ये एक महत्त्वाचा स्तंभ आपल्याला जे शिकवलं जातं ना, पिलर आहे महत्त्वाचा, तर तो पिलर आहोत आपण जर्नलिस्ट लोक. जर्नलिझम आणि खूप लार्जर लेवलला जर आपण बघितलं तर मीडिया. आपण मराठीमध्ये बोलूया ना, चालेल ना? मी काही जणांसाठी हिंदीमध्ये सुद्धा रिपीट करेन. सर म्हणाले की तुम्हाला जास्त मराठीमध्ये समजतंय आणि मी पण मराठीमध्ये जास्त फ्लुएंटली संवाद साधू शकेन तुमच्याशी. फॉर्मल बोलायचं असतं तर ठीक होतं. तर मी आता येते, हौदामध्ये येते. तुम्ही बघता ना विधानसभेमध्ये हौदात येतात लोक. समजा मी एक न्यूज अँकर आहे आणि तुम्ही माझे ऑडियन्स आहात सगळे, आणि मला असं सांगण्यात आलं आहे, मला एक अशी असाइनमेंट देण्यात आली आहे की औरंगाबादच्या म्हणजे छत्रपती संभाजीनगरच्या MGM युनिव्हर्सिटीमध्ये मी जायचं आणि MGM युनिव्हर्सिटी काय काम करते याच्याबद्दल एक स्टोरी करायची. टी व्हीसाठी ती एकच स्टोरी आहे जी टी व्हीसाठी पण आपल्याला करायची आहे, डिजिटलसाठी सुद्धा करायची आहे, आणि आपल्याकडे रिसोर्सेस जे आहेत ते वापरूनच करायचं आहे. आपल्याकडे थोडासा वेळ पण कमी आहे आणि अशी स्टोरी करायची आहे जी डिजिटलला पण आपल्याला वापरता येईल, टी व्हीला पण आपल्याला वापरता येईल आणि सोशल मीडियासाठी सुद्धा वापरता येईल. ओके, तर आपण जस्ट असा एक एक्झरसाइज करूया. मी आत्ता जो एक्झरसाइज करते तसं तुम्हाला करायचं आहे नंतर, सो तुम्ही थोडंसं ऑब्झर्व करा. हाय फ्रेंड्स, मी आरती कुलकर्णी. मी आत्ता आली आहे औरंगाबादच्या म्हणजे छत्रपती संभाजीनगरच्या MGM युनिव्हर्सिटीमध्ये. तुम्हाला माहिती आहे का, काल मी औरंगाबादला येताना मुंबईच्या एअरपोर्टवर होते आणि त्या एअरपोर्टवर मला एक मुलगी भेटली जी स्टुडंट होती आणि जी अमेरिकेमध्ये शिकायला असते. ती माझ्याशी बोलायला लागली आणि ती मला म्हणाली की तुम्ही कुठे जात आहे. मी म्हटलं मी MGMमध्ये जाते. ती म्हणाली मी MGMची स्टुडंट आहे. तर मी म्हटलं मग तू अमेरिकेमध्ये कशी शिकतेस. ती म्हणाली मी MGMमध्ये आर्किटेक्चर केलं आहे आणि मी आता अमेरिकेमध्ये शिकते. सो मला असं कळलं की MGMचे कितीतरी स्टुडंट्स आता ग्लोबल लेवलला त्यांचा ठसा उमटवत आहेत. आणि MGMबद्दल मला त्या विद्यार्थिनीकडून जे कळलं ते कदाचित ब्रोशर वाचून कळलं नसतं. मी इथे आले आणि नंतर मी बघितलं फक्त जर्नलिझम मास कम्युनिकेशन ही एक ब्रँच झाली, पण मेडिकल, इंजिनिअरिंग, आर्किटेक्चर, मॅनेजमेंट, IT हे सगळं या युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकवलं जातं. आणि तुम्हाला माहिती आहे का, हे महाराष्ट्रातलं पहिलं प्रायव्हेट इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे. इथे आलं की आपण बघतो की महात्मा गांधीजींचं आणि चरख्याचे शिल्प, म्युरल्स, चित्र ठिकठिकाणी दिसतात. महात्मा गांधीजींचे कोट्स लावलेले आहेत. महात्मा गांधीजी असं म्हणायचे, जर तुम्हाला जगामध्ये बदल घडवायचा असेल तर स्वतःपासून सुरुवात करा. स्वतःमध्ये बदल घडवलात तर जगामध्ये बदल घडेल. MGMमध्ये आल्यानंतर मला ही शिकवणूक पुन्हा एकदा नव्याने पाहायला मिळाली. इथे हा प्रिमायसेस खूप छान आहे, आर्टिस्टिक आहे, खूप सारी झाडं आहेत, त्यामुळे गारवा आहे. आणि खरंच MGMच्या छायेत आल्यानंतर मला पुन्हा एकदा सगळ्यांशी जोडायला खूप छान वाटलं. आरती कुलकर्णी फॉर व्हॉट एव्हर म्हणजे जे काही चॅनेल असेल माझं ते. मला सांगा, आता ही जी मी एक स्टोरी सांगितली तुम्हाला, बरोबर आहे. मी काही न्यूज नाही सांगितली तुम्हाला, ब्रेकिंग न्यूज तर अजिबात सांगितली नाही. किंवा डिजिटलमध्ये आपण जे नेहमी बघतो टी व्हीमध्ये, संजय राऊत अजित पवारांना असं म्हणाले, अजित पवारांनी संजय राऊतांना हे उत्तर दिलं. ओके, तर तुम्हाला ही स्टोरी ऐकायला आवडली का? मी जर येऊन इथे म्हटलं असतं मी आरती कुलकर्णी, मी तुमचं जर्नलिझमवर वर्कशॉप घेणार आहे, न्यूज अँकरिंग, डिजिटल TV असं आपण आता बोलणार आहोत आणि तुम्हाला याच्यामध्ये पार्टिसिपेट व्हायचं, कुठलं छान वाटलं? पहिलं वालं. काय तुम्हाला त्याच्यातून कळलं सांगा मला. फ्लो ऑफ लँग्वेज, ग्रेट. आपण लिहूया. मार्कर आहे.
इथे आहे ना सर? हो. इथे दिसेल का तुम्हाला? आपण लिहिलं तर आपण नोट डाऊन करत जाऊया, म्हणजे आपल्या पण लक्षात राहील. फ्लो ऑफ लँग्वेज है ना, म्हणजे काय तर भाषा तुमची. बरोबर. पुढे बॉडी लँग्वेज है ना, बॉडी लँग्वेज. अजून अजून सांगा. एक्सप्रेशन्स. कॉन्फिडन्स. बरोबर. अजून अजून मी फक्त हे हिंट साठी लिहिते आपल्या. अजून इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन. सो आय डिड अ गुड जॉब. इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन. अजून वे ऑफ टॉकिंग. हा, छान सांगताय तुम्ही. हे सगळं अँकरिंगच्या बद्दल निगडीत आहे, हो ना. आपण कुठेही डायव्हर्ट नाही झालोय, आपण त्याच बद्दल बोलतोय. अजून काही? अडॉप्टेबिलिटी. न्यू वर्ड समजून घ्यायला आवडेल मला. म्हणजे काय सांग, म्हणजे काय अडॉप्टेबिलिटी का वाटली तुला? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. हां. ॲक्च्युली तुम्ही ज्या पद्धतीने आमच्याशी कम्युनिकेट केलं, आम्हाला एका न्यूली वेदरमध्ये येऊन ज्या प्रमाणात तुम्ही आम्हाला कम्फर्टेबल केलं, त्या वेनी आम्ही तुमच्याशी कम्फर्टेबली पहिल्याच सेशनमध्ये, पहिल्याच काही हाफमध्ये बोलू शकलो. ते तुमची जी एक कम्फर्ट करण्याची जी एक स्किल होती ती खूप छान वाटली. त्याच्यामुळे अडॅप्टेबिलिटी. ओ थँक्यू. अडॉप्टेबिलिटी हा शब्दच मी नवीन आता शिकले तुमच्याकडून. अजून एंगेजमेंट. एक्झॅक्टली. हा, अजून कोण बोलत होतं? बोल. स्टेज डेअरिंग. स्टेज डेअरिंग. ठीक आहे. हा, आता आपण अजून काय काही पैलू त्याच्यात बोलूयाच पुढे पुढे जाऊ तसं. तर आपण आता अजिबात अँकरिंग, कम्युनिकेशन किंवा न्यूज, इन्फॉर्मेशन असे जे आतापर्यंत आपण क्लिशे शब्द ऐकत आलेलो आहोत ते सोडून आपण किती गोष्टी बोललो बघा. हां, कारण त्याच्यामध्ये इमोशन्स इन्व्हॉल्व होत्या असं मला वाटलं. दुसरी गोष्ट, इन्फॉर्मेशन मिळाली का तुम्हाला त्याच्यातून? मिळाली. काय इन्फॉर्मेशन मिळाली? कारण आपण न्यूज अँकरिंग बद्दल बोलतोय ना, म्हणजे मी एक न्यूज अँकर म्हणून आली आहे. काय इन्फॉर्मेशन मिळाली? एक्झॅक्टली. सो ही कॅचलाईन इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळाली की MGM युनिव्हर्सिटीचे स्टुडंट्स ग्लोबल लेवलला जाऊन शिकतायत, काम करतायत, पुढे ते त्यांचं करिअर ग्लोबल लेवलला घडवतील. परफेक्ट. ओके. आता आपण जेव्हा जर्नलिझम बद्दल बोलतो तेव्हा न्यूजशी रिलेटेड गोष्टीच आपल्या डोक्यामध्ये येतात. पहिल्यांदा तर आपण न्यूज जर्नलिझम बद्दलच बोलूया आणि मग त्याचे आणखीन जे सगळे पॅरामीटर्स आहेत त्याच्याबद्दल बोलूया. जर्नलिस्ट म्हणजे जो लिहितो. आपण पहिलं बोललो भाषा है ना, जो लिहितो, जो बोलतो, जो संवाद साधतो तुमच्याशी है ना. फक्त एक फॉर्मल काहीतरी येऊन तो तुम्हाला एका ठराविक पद्धतीने न्यूज देत नाही. सो मला जो जर्नलिझम शिकवला गेला किंवा जो जर्नलिझम असावा असं मला वाटतं तो आहे इन्फॉर्म, एज्युकेट आणि तिसरं काय सांगा? एंटरटेन. एक्झॅक्टली. तर हे जे 3 E आहेत ना, जर्नलिस्टचं काम काय आहे? इन्फॉर्म. पहिली गोष्ट तर इन्फॉर्मेशन द्यायचे. दुसरी गोष्ट आहे इन्फॉर्मेशन देता देता एज्युकेट करायचं आहे लोकांना. आणि तिसरी पण खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे एंटरटेन करायचं आहे. हां, तर मी आत्ता जे तुम्हाला सांगितलं ते जस्ट एक एक्झरसाइज होता. त्याच्यामधून तुम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळाली, तुम्हाला एज्युकेशन मिळालं की MGM युनिव्हर्सिटीमध्ये किती प्रकारचे कोर्सेस चालतात. एज्युकेट जो एलिमेंट होता त्याच्यामध्ये महात्मा गांधीजींचं कोट मी तुमच्याशी एक शेअर केलं, ह्याच्यामधून आपलं एज्युकेशन झालं. आणि एंटरटेनमेंट झाली ती माझ्या एक्सप्रेशनमुळे असावी, कदाचित बॉडी लँग्वेजमध्ये असावी, थोडासा ह्युमर
आणल्यामुळे सुद्धा असावी. आणि इमोशन्स, एंटरटेनमेंट, आपण सगळे ह्युमन्स आहोत, सो आपला पहिला संबंध येतो इमोशनशी. आता जेव्हा आपण अँकरिंगच्या बद्दल बोलतो तेव्हा एक खूप इंटरेस्टिंग सर्वे मला तुमच्याशी शेअर करायचा आहे आणि मग आपण एक व्हिडिओ बघूया. तर त्याच्यामध्ये आम्हाला खास करून म्हणजे मी जेव्हा IBN लोकमतला अँकरिंग करायचे तर तेव्हा आम्हाला शिकवलं गेलं की तुम्ही तुमच्या आईशी जसं बोलता तितक्या सिंपल भाषेमध्ये तुम्हाला टेलिव्हिजनचं न्यूज अँकरिंग करायचं आहे. म्हणजे बिबर जॉय सायक्लॉन आलं किंवा पाऊस उशिरा आल्यामुळे दुष्काळ पडलेला आहे, पाणी टंचाई आहे, किंवा मोठमोठ्या पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट्स सध्या होत आहेत, किंवा औरंगाबाद शहराचं नाव बदलून संभाजीनगर केलं आहे, तर ही गोष्ट तुम्हाला तुमच्या आईला सांगायची. आणि तुम्ही तुमच्या आईला गोष्ट सांगताना किती सिंपल असता, किती क्लिअर असता, स्पष्ट असता की नाही. म्हणजे आईपर्यंत कसं कम्युनिकेशन केलं पाहिजे म्हणजे त्या माणसावर परिणाम होईल. तर पहिला टेलिव्हिजन जर्नलिझमचा जो रूल आहे की टॉक टू युअर मदर, ते मी IBN लोकमतला शिकले. जेव्हा मी BBC ला गेले तेव्हा टेलिव्हिजनचं पेक्षाही डिजिटल खूप ओव्हरकम करायला लागलं होतं. म्हणजे यूट्यूब असेल किंवा सोशल मीडिया असेल, तर टेलिव्हिजनच्याही पुढे जाऊन डिजिटल जर्नलिझम सुरू झाला होता. आणि आम्हाला BBCला असं शिकवलं की तुम्ही कुठलीही गोष्ट रिपोर्ट करून आलात किंवा कोणतीही गोष्ट तुम्हाला सांगायची असेल तर तुम्ही तुमच्या मित्राला किंवा मैत्रिणीला जे सांगाल ती स्टोरी असते. सो डिजिटलचा मंत्र काय आहे? टॉक टू युअर फ्रेंड. तुम्ही तुमच्या मित्रमैत्रिणींशी बोलताय तसं बोला. म्हणजे मी आत्ता जे अँकरिंग केलं ते भलेही टेलिव्हिजनसाठी सुद्धा मी करू शकते आणि डिजिटलसाठी सुद्धा आपण ते वापरू शकतो. त्याच्यामध्ये टॉक टू युअर मदर पण होतं आणि टॉक टू युअर फ्रेंड पण होतं, है ना. तर हे दोन मंत्र जर तुम्ही लक्षात ठेवलेत TV आणि डिजिटलचे, सोशल मीडियावर आपण नंतर येऊया. सोशल मीडियासाठी सुद्धा टॉक टू युअर फ्रेंड हेच जास्त चांगलं आहे, कारण त्याच्यामध्ये एक इक्वॅलिटी आहे. आपण कितीही मोठ्या सिनियर माणसाचे सुद्धा फेसबुकला आपण फ्रेंड असतो. तुम्ही रावते सरांना जर फॉलो करत असाल किंवा तुमच्या कविता मॅमना फॉलो करत असाल तर तुम्ही त्यांचे फ्रेंडच असता आणि ते पण तुमचे फ्रेंड असतात, बरोबर. तर त्यामुळे आपण फ्रेंडशी जसं बोलतो तसंच बोलायला पाहिजे. जसं BBCचा एक सर्वे असं सांगतो, खूप इंटरेस्टिंग सर्वे आहे. आपण बऱ्याच वेळेला अँकरिंगमध्ये लँग्वेज, नंतर कंटेंट, खूप असं जर्नलिझममध्ये आपल्याकडे भारतामध्ये तर ब्रेकिंग न्यूज आणि सेन्सेशनल गोष्ट ह्याच्याबद्दल खूप बोलतो, बरोबर. तर BBCचा सर्वे असं सांगतो की अँकरिंग करताना तुमचा लुक अँड फील, तुम्ही कसे दिसता, तुमच्याबद्दल काय वाटतं, तुम्हाला बघितल्यावर काय वाटतं, हे मॅटर करतं 70%. सो पूर्णपणे 70% जो आहे तो तुमचा लुक अँड फील आहे. लुक अँड फील म्हणजे सुंदर दिसणं आहे का? तर नाही. तुम्ही प्रेझेंटेबल असणं, बरोबर. प्रेझेंटेबल असणं आणि तुमचं ऐकावं, तुमच्याशी बोलावं असं तुमच्या ऑडियन्सला वाटणं, ही सगळी गोष्ट येते लुक अँड फीलमध्ये. पुढचे 20% जे आहेत ते आहेत भाषा. तुम्ही काय भाषा वापरता, कशी वापरता, तुमची बॉडी लँग्वेज काय आहे ती भाषा हे करताना. तुम्ही काहीतरी आक्रस्ताळेपणे बोलताय का संवाद साधताय, तुम्ही खूप शांतपणे काहीतरी सांगताय का खूप चढ्या आवाजात काहीतरी सांगताय. तर हे 20% जो आहे तो तुमचा लँग्वेजचा आहे. आणि मग 70 + 20 किती झाले? 90%. आणि मग 10% जो आहे हे तुम्ही पहिले 90% केल्यानंतर 10% कडे लोकांचं लक्ष जातं, तो आहे कंटेंट. तुम्ही काय सांगताय हा सगळ्यात जो महत्त्वाचा मुद्दा आपल्याकडे असतो तो आहे कंटेंट. सो हा 10%चा कंटेंट, म्हणजे तुम्ही तिथे का असता न्यूज अँकर म्हणून, तर तुम्हाला तो 10%चा कंटेंट लोकांपर्यंत पोचवायचा असतो, है ना. तर त्या 10%च्या कंटेंटसाठी तुम्ही पहिलं 70 + 20 ची काळजी घ्यावी लागते.
तरच तुमचं अँकरिंग हे 100% इफेक्टिव्ह होतं. जसं मी आता तुम्हाला स्टोरी सांगितली. न्यूज अँकरिंग म्हणजे तरी काय आहे? आपण एखाद्याला स्टोरी सांगत असतो, बरोबर आहे. आता पुढच्या गोष्टीबद्दल आपण बोलूया. जेव्हा तुम्ही इन्फॉर्म, एज्युकेट, एंटरटेन करता तेव्हा आत्ताच्या सगळ्या सोशल मीडियाच्या गर्दीमध्ये तुम्ही लोकांचं अटेन्शन खेचून घेता का? तुमच्याकडे काहीतरी खूप वेगळं आहे का सांगण्यासाठी? तरच लोक तुमचं ऐकतील, बरोबर आहे. तर असा एक व्हिडिओ आपण आता बघणार आहोत. विकी मला मदत करतोय. AI अँकर. हां हां. तुम्ही आता म्हणाले की न्यूज अँकरिंगच्या वेळेस 3 गोष्टी असतात, इन्फॉर्मेशन, एज्युकेशन आणि एंटरटेन. बट मॅम सायक्लोन बिफोर जायच्या याच्यात आपण एंटरटेनमेंट कसं करणार? कारण त्याच्यात पहिलीच 2 गोष्टी इम्पॉर्टंट असतील. हां जर का आपण एंटरटेनमेंट केली तर ते लोक बघतीलच नाही. हां. आता आपण ह्याच्याबद्दल बोलूया. पण एंटरटेनमेंट म्हणजे टिपिकल एंटरटेन नाही. जेव्हा आपण पिक्चर बघतो तेव्हा आपण जी एंटरटेन होतो ना, तसं एंटरटेनमेंट नाही. तुमच्या इमोशन्सवर त्याचा प्रभाव किती आपण पाडू शकतो. एंटरटेनमेंटमध्ये असं होऊ शकतं, सायक्लोनची नावं कशी ठरवली जातात तुम्हाला माहिती आहे का? ही एंटरटेनमेंट आहे, बरोबर आहे. ह्याच्यात एज्युकेशन पण आहे, एंटरटेनमेंट पण आहे, इन्फॉर्मेशन पण आहे. सो त्याच्यात थिन लाईन आहे बेसिकली. आणि हे तर नक्कीच आहे की न्यूज जर्नलिझम जो आहे तो सिरियस जर्नलिझम आहे. तो काही आपण कुणाची तरी एंटरटेनमेंट करण्यासाठी नाही करत आहोत. आपण नातू नाटू गाण्यावर नाचत नाही होत हां. पण आपण त्याच नाटू गाण्याला ऑस्कर कसं मिळालं हे सांगतोय. मग तेव्हा मात्र तो होतो जर्नलिझम, बरोबर आहे. आणि तेव्हा मग ती होते एंटरटेनमेंट सुद्धा होते. सो एंटरटेनमेंट ह्याचा अर्थ इमोशन्स तुमच्या किती मी जोडू शकते त्या बातमीशी, त्याच्यासाठी घ्या तुम्ही. Can I ask one question? हां हां. मैम इसके बाद जो भी सेशन चालू है, हाँ. इसके बाद आने वाले सारे सेशन मराठी लैंग्वेज में होंगे या उसमें हिंदी भी ऐड होगी? अच्छा, मैं आपके लिए हिंदी में भी बात कर सकती हूँ. वी आर कंफर्टेबल इन हिंदी बट आई कांट अंडरस्टैंड. ओके ओके, ठीक है. सो ज़्यादा तो शब्द जो थे मैंने वो इंग्लिश में किए थे. हाँ, तो बेसिकली आई विल सम अप फॉर यू. और हम लोग जो वीडियोस देखने वाले हैं वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों हैं. मैंने वो सब केयर ले लिया है. तो बेसिकली ये तो सब समझ में आया आपको, फ्लो ऑफ लैंग्वेज एंड everything. You understood my story which I told about MGM. Okay. तो बाद में जो मैंने ये जो बताया ये इम्पोर्टेंट है न्यूज़ एंकरिंग के लिए. ये जो है 70% जो है 100% से, उसमें आता है आपका लुक एंड फील. हाउ यू लुक एज एन एंकर, हाउ यू प्रेजेंट यूर सेल्फ, हाउ यू कनेक्ट विथ अदर्स. मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ दिखने में अच्छे हो, नहीं, आप प्रेजेंटेबल हो, कनेक्टेड हो, आप बहुत ठीक से, मतलब बहुत हंकी फंकी नहीं हो, एकदम अच्छे से डिसेंट है आपका अपीयरेंस बेसिकली. हाँ. 20% इज लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हो वो बहुत मायने रखती है एंकरिंग में. और 10% है आपका कंटेंट, आप क्या कहना चाहते हो. तो मैंने ये बताया कि न्यूज़ एंकरिंग क्या है. इट इज़ स्टोरी टेलिंग. हाँ, जो आपके पास स्टोरी है वो आप सबको बता रहे हो. बट मैम आज का जो प्रेजेंट न्यूज़ के रिगार्डिंग जो भी आज चल रहा है मीडिया का, हाँ हाँ, यहाँ पे तो ये सब चीजें थोड़ी साइड में रख दी. उसके बारे में बाद में बात करेंगे. पहले हम लोग अच्छे न्यूज़ एंकरिंग के बारे में बात करेंगे. वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए. वो तो सब आप देखते ही रहते हो, उसमें कुछ मतलब मेरे भाई ने भी एक क्वेश्चन किया कि हाँ. एंटरटेनमेंट कहाँ पे इसके अंदर आ गया है. हाँ, बट तो यहाँ तो एंटरटेनमेंट ही चल रहा है. हाँ, एक्चुअली दैट्स व्हाई आई एम हियर Yes. टू स्पीक विथ यू. अदरवाइज आप न्यूज़ एंकरिंग देख के समझ जाते क्या करना चाहिए. तो मैं आपको बहुत अच्छे न्यूज़ एंकरिंग्स दिखाने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ऐसे होना चाहिए. Because I am the biggest fan of रविश कुमार. एग्जैक्टली, रविश कुमार का वीडियो भी देखेंगे हम लोग. दूसरी बात मैंने ये बताई कि इन्फॉर्म, एजुकेट, एंटरटेन, ये 3 एलिमेंट्स हैं. तो उन्होंने पूछा कि साइक्लोन जैसे सीरियस चीज़ में हाउ कैन यू स्पीक अबाउट एंटरटेनमेंट. तो एंटरटेनमेंट का मतलब एंटरटेन करना नहीं है. इट्स नॉट अमिताभ बच्चन्स मूवी टू एंटरटेन. तो एक बेसिकली इमोशंस आपके इन्वॉल्व है उसमें.
तो आपको मैं मेरे इमोशन से या स्टोरी के इमोशन से जोड़ रही हूँ। जैसे साइक्लोन में, साइक्लोन के नाम कैसे रखे जाते हैं, साइक्लोन आता है तब क्या हमारी क्या इमोशंस होती है, हम पे तो कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला उसका, तो हमें क्या लगता है साइक्लोन के बारे में, नेचर के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। और एक अच्छा मौका है साइक्लोन कि उसके बहाने मैं ये सब चीज़ें आपको बताऊं। तो ये एंटरटेनमेंट, एजुकेट और इंफॉर्मेशन में बहुत थिन लाइंस है। तो बेसिकली इट शुड बी ह्यूमन, इट शुड बी स्टोरी टेलिंग। तो ये बात है। और एक बात हमने कही इन्फॉर्म, एजुकेट, एंटरटेन, और ये बात है स्टोरी टेलिंग की। और ये जो सर्वे का मैंने आपको बताया, अब हम इस मुद्दे पे आ रहे हैं, मैं अभी हिंदी में ही बात करूँगी। तो हम अभी इस मुद्दे पे आ रहे हैं कि आपके पास कुछ नया होना चाहिए। नया मतलब सेंसेशनल नहीं, नया मतलब इंटरेस्टिंग कुछ होना चाहिए, है ना, कि लोग आपकी तरफ आप अटेंशन दे सके। और इतने सारे ऑप्शंस हैं लोगों को देखने के लिए, वो आपकी न्यूज़ ही क्यों देखें, आपके पास क्या है जो उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा एक वीडियो हम देखेंगे। अब इस तक समय ठीक समझ आ गया? मेरे यू आर साथ क्लियर? है। और सना, आज पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा भारत आपको देख रहा है, और आप भारत की पहली ऐसी न्यूज एंकर हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, उस टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करेंगी, खबरें बताएंगी। और आज आप पहली बार आज तक पर खबरें पढ़ने वाली हैं। तो मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि आपको कैसा लग रहा है? सुधीर, आपने मुझसे मेरा फेवरेट सवाल पूछा है कि मुझे कैसा लग रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज तक पर मेरा डेब्यू ब्लैक एंड व्हाइट के साथ हो रहा है। और अब से हर रोज इस शो में आपकी और मेरी मुलाकात होगी और मैं दर्शकों को बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगी। साथ ही मुझे पूरा विश्वास है कि मैं दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। तो सना, मुझे भी लगता है कि ये दुनिया का सबसे यूनिक न्यूज कॉम्बिनेशन होगा, जहां एक वर्चुअल एंकर के साथ एक ह्यूमन एंकर होगा, यानी मेरी और आपकी जोड़ी होगी। और पहले दिन मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस नई यात्रा के लिए। और अब आप हमारे दर्शकों को आज की बड़ी खबरें बता सकती हैं। इस समय सना मेरे साथ। ओके, सो डिड आई कैच योर अटेंशन? हाँ, इट वाज समथिंग वेरी न्यू, यू हैवंट सीन बिफोर। आपने देखी थी ये चीज? मैंने सुधीर चौधरी को देखा था, हाँ, उसको नहीं देखा। एग्जैक्टली। सुधीर चौधरी तो बहुत पॉपुलर एंकर है। पॉपुलर नहीं है मैम, वो एक्चुअली ब्लैकमेलिंग में तिहाड़ जेल जा चुके हैं। डिबेट बाद में करेंगे। मैं ये बता रहा था, आप स्टार्टिंग में आपने सबसे पहले सुधीर चौधरी को क्यों यूज किया मैम? आपके पास में रवीश कुमार था, बहुत सारे ऐसे एंकर्स। जस्ट वेट। बेसिकली सुधीर चौधरी, आप ना, मैं जब दिखाने वाली हूँ वो आप पर्सनली मत लेना। जो एंकर है उसके बारे में आपके और ख्याल हो सकते हैं। मैंने ये वीडियो आपको इसलिए दिखाया कि इसमें एआई एंकर थी, है ना। तो जो एआई एंकर है वो हम लोगों ने पहली बार इंडिया टुडे ने उसको लॉन्च किया है। अब किसको एंकरिंग के लिए लेना है वो उनका डिसीजन है। डिबेट बाद में करेंगे, पहले वी विल लर्न। हाँ, पहले सुन लो, लिसन। मतलब एंकर के लिए सबसे अहम बात है कि आप सुनो, बाद में बोलो। बिल्कुल सुनो, उस पर विचार करो। रवीश कुमार क्या करते हैं, पहले लिख डालते हैं सब कुछ, फिर वो उसके बारे में सोचते हैं, फिर वो आपको एक बात बताते हैं। एग्रेसिव मोड में अगर कोई भी आता है, जैसे आप सुधीर चौधरी के बारे में बोल रहे हो या और किसी के बारे में बोल रहे हो, तो मेरा इंप्रेशन भी ये हो सकता है कि ये एंकर बहुत एग्रेसिव है। मुझे कुछ स्टोरी बताना नहीं चाहता। हाँ, या बट हमारा स्टार्टअप है ना, हम लोग यहाँ से एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाह रहे हैं जर्नलिस्ट की, और उसमें ही अगर पहला चेहरा हम वो देख ले, हाँ, जो एक ब्लैकमेलिंग के केस में तिहाड़ जेल जाके आ चुका है और एक आज प्रोपेगेंडा फैलाता है, तो आई थिंक यू शुड बी चेंज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर सेशन। एक मिनट, ठीक है सर, बाकी लोगों को भी बोलने दो। इसके बाद मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा। या एक्चुअली क्योंकि सबके लिए अच्छा होगा और बाद में हम लोग इंटरेक्शन में ये सब लेंगे। ओके, बताइए आपको इसमें क्या अच्छा लगा? मेरे को ये अच्छा लगा कि
जो न्यूज़ वाले हैं उन्होंने AI एंकर को यूज किया है क्योंकि sometimes it becomes very difficult for virtual anchors to go everywhere. Yeah. So it becomes very easy while taking technology, so it doesn't become difficult for everyone. Yes. Because तो हम लोग जिस युग में हम लोग हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी कंपटीशन सिर्फ ह्यूमन एंकर्स से नहीं है, हमारी कंपटीशन टेक्नोलॉजी से भी है ना। तो अभी सुधीर चौधरी सर की बात छोड़ो, लेकिन जो सना बात कर रही थी उससे आपको एक टिपिकल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो इन्फॉर्मेशन उसको फीड की है। उससे अच्छा है कि अगर एक ह्यूमन एंकर हो तो वो अपने इमोशन से जोड़ लेता है। मतलब जैसे मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की, तो बेसिकली AI एंकर्स आर देयर टू इन्फॉर्म यू, वो एक फीड करने वाली स्टोरी बताएंगे। लेकिन इसमें हमारा काम होता है कि AI एंकर मतलब टेक्नोलॉजी से भी अच्छा हम लोग अगर ह्यूमन इमोशंस के साथ काम करें तो आप ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे लोगों के साथ। इसलिए मैंने आपको वो वीडियो दिखाया। अभी और कुछ बोलना है आपको AI एंकर के लिए? बट इट कैच योर अटेंशन, परफेक्ट। जो आप टीवी के लिए एंकरिंग कर रहे हो या डिजिटल के लिए एंकरिंग कर रहे हो, फर्स्ट 3 सेकंड्स आर इम्पॉर्टेंट। आप पहले 3 सेकंड में आप किसी का अटेंशन छीन लेते हो तो फिर वो आपकी अगली स्टोरी भी देखेगा, वो देखेगा कि आप आगे क्या क्या बताने वाले हो। अभी हम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं वो सिर्फ हम लोग एक छोटा सा पीस देखने वाले हैं, तो मतलब एक फील आ जाए आपको कि ये क्या है। नंतर आपण आणखीन डिटेल जेव्हा तुम्ही हे व्हिडिओज बघाल, घरी जाऊन होमवर्क कराल, तेव्हा मग तुमचं मत तुम्ही बनवू शकाल। आता अँकरिंगमध्ये मॅम एक क्वेश्चन होता, हां जसं आता तुम्ही AI एंकर ऑलरेडी त्यांनी दाखवलेलं हां. आहे, पण इन फ्युचर ज्यावेळेस AI एंकर सगळे न्यूज चॅनल आपल्या आपल्या चॅनलमध्ये दाखवतील, हां त्यावेळेस जे इथून अँकर बाहेर निघतील हो, त्यांचं जे फ्युचर आहे ते ऑब्विसली कुठेतरी धोक्यात आहे असं तुम्हाला वाटतं? नाही धोक्यात नाही आहे, कारण धोक्यात नाही आहे म्हणून तर मी तुम्हाला हे चॅलेंज दिलं ना। पहिल्यांदा मी तुमच्या पुढे चॅलेंजच उभं केलं डायरेक्ट, की AI एंकर जे बोलणार आहे आणि तुम्ही अभ्यास करून तुमचा ब्रेन वापरून, तुमचं माइंड वापरून, तुमचं हार्ट वापरून जे करणार आहात त्याच्यात फरक आहे, है ना। म्हणजे आपण व्हिडिओ जरी AI एंकरचा पाहिला असला तरी मी पर्सनली येऊन तुमच्या समोर जे अँकरिंग केलं ते तुम्हाला जास्त आवडलं आय थिंक, है ना। तर आपल्या पुढे चॅलेंज हेच आहे की टेक्नॉलॉजीला पार करून, ते चॅलेंजेस पार करून आपल्याकडे काय युनिक आहे। मला काल तुमच्याच युनिव्हर्सिटीचा एक स्टुडंट भेटला जो क्रिकेटमध्ये एंकरिंग करतो, जो क्रिकेट में एंकरिंग करते हैं, और उन्होंने मुझे इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई, आई गॉट एंगेज। यू स्पोक अबाउट एंगेजमेंट, है ना। तो मैं बहुत इंटरैक्टिव हो गई उसके साथ। ही टोल्ड मी कि IPL के मैचेस कैसे कैसे स्क्रिप्ट किए जाते हैं, कितना पैसा इन्वॉल्व है, कितना ग्लैमर है। देन वी टॉक्ड अबाउट गावस्कर एंड कपिल देव एडवर्टाइजिंग फॉर पान-पसंद, डिबेट की भी बात की हम लोगों ने। अगर मेरे सामने एक AI एंकर होती तो मैं ये सब नहीं कर पाती, है ना। तो आप बहुत टीवी चैनल्स पे देख रहे हो कि स्पीड न्यूज़ आ रहे, स्पीड न्यूज़ बताए जा रहे, न्यूज़ 100 न्यूज़ 50 न्यूज़, है ना। तो उसके लिए AI एंकर इज़ ओके, लेकिन आपको अगर जोड़नी है, आपको अगर रिलेशन बनाना है आपके ऑडियंस के साथ, तो आपको ह्यूमन एंकरिंग ही चाहिए, और उसके लिए आपका रिसर्च चाहिए। वो रिसर्च कैसे प्रेजेंट करना है वो चाहिए, आपकी इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली कैसे पहुंचाना है ये भी है। अब हम बात करेंगे एंकरिंग के प्रकार कितने हैं। तो फर्स्ट तो मुझे बताओ एंकरिंग का पहला प्रकार क्या है? टीवी एंकरिंग, है ना। टीवी एंकरिंग के बाद क्या आता है? अच्छा, टीवी एंकरिंग में भी 2 तरह का एंकरिंग होता है। एक होता है स्टूडियो में एंकरिंग, और एक होता है फील्ड पे जाकर ऑन द स्पॉट एंकरिंग, है ना। दूसरा जो प्रकार है वो है डिजिटल एंकरिंग, जो आजकल आप ज़्यादा देख रहे हो। आप अगर टीवी के साथ भी काम करो तो आपको डिजिटल एंकरिंग में तो काम करना ही करना है। हम लोग उसी ज़माने में बड़े हो रहे हैं सब लोग। तो डिजिटल एंकरिंग में भी होता है
एक होता है स्टूडियो में एंकरिंग, जैसे ध्रुव राठी एंकरिंग करता है ना, आपने उनका यूट्यूब चैनल देखा होगा। तो ध्रुव राठी जैसे स्टूडियो में बैठ के वो सब इंफॉर्मेशन गैदर करके हमें एक स्टोरी बताता है, बराबर है। और एक होता है फ्रॉम द फील्ड एंकरिंग, डिजिटल में भी अगर आपने द वायर जैसी वेबसाइट देखी हो या टेलीविज़न चैनल्स के भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उसमें कोई जाता है, जैसे अभी मणिपुर में इतना सब वायलेंस चल रहा है, तो मैंने द वायर में एक बंदे को देखा, वो रिपोर्टर है, वो रिपोर्टर ने मणिपुर से जाके डिजिटल के लिए फ्रॉम द ग्राउंड एंकरिंग किया, है ना। तीसरा एंकरिंग है जो हम सब कर रहे हैं, नॉट ओनली जर्नलिस्ट, सब लोग कर रहे हैं। वो क्या एंकरिंग है मुझे बताओ। कम्युनिकेशन। वी आर एंकर्स एनी टाइम, ऑल द टाइम, सोशल मीडिया, है ना। तो इट इज़ नॉट नीडेड कि आप जर्नलिस्ट ही हो, हाँ, सभी लोग एंकर बन गए हैं। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो पहले प्राइम मिनिस्टर के स्पीच जो होते थे वो टेलीविज़न पे टेलीकास्ट होते थे। अभी जब प्राइम मिनिस्टर अभी अमेरिका में जाएंगे, हमारे जो बाइडन से मिलेंगे, तो उनका जो सोशल मीडिया हैंडल है उसमें भी वो एंकरिंग ही करेंगे कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं जो बाइडन से मिला, फिर किस न्यूयॉर्क स्क्वायर में मेरा भाषण था, फिर जो बाइडन के साथ मेरी ऐसी बातें हुई, वी बिकेम फ्रेंड्स, वी हग्ड ईच अदर। तो ये एंकरिंग कर रहे हैं। कोई स्टार, फिल्म स्टार है, वो रील बनाता है इंस्टाग्राम पे, कुछ नहीं, कभी कभी बात करता है, कभी कभी नहीं करता है। मेरी ये फिल्म आ रही है, उसमें मैं ये काम कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, तो ये सब भी वो जब बताता है तो वो एंकर ही होता है। कोई भी आपका फ्रेंड, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और भी स्नैपचैट, पता नहीं आप क्या क्या यूज़ करते हैं, तो उसमें आप अपनी स्टोरीज बताते रहते हैं हर बार। आई एम एट एयरपोर्ट, so nice to meet my friends after so many years, so many days, having ice cream है ना। तो छोटी छोटी बात हम लोग जब सोशल मीडिया पे डालते हैं तो हम लोग एंकरिंग ही करते हैं। हाँ, हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट है कुमार केतकर, आपने उनका नाम सुना होगा, तो टीवी जर्नलिज्म में वो बताते थे कि हर कोई अभी जर्नलिस्ट बन गया है। हम जर्नलिस्ट की कुछ खास विशेषताएं नहीं रही है, और अभी मैं तो आगे कहूँगी कि हर कोई एंकर बन गया है। तो फिर हम लोग इस सब भीड़ में हमें कैसे प्रूव करें कि हम जर्नलिस्ट हैं, हम न्यूज़ एंकर हैं, सीरियस एंकर है जो आपके काम की बात करते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये जर्नलिज्म सीख रहे हैं, और उससे जुड़ी और कुछ बातें हैं, जैसे न्यूज़ है 5W1H, आपको सबको पता होगा। बताओ 5W1H क्या है? What, where? यस, तो जर्नलिज्म के बारे में वो तो पता है। अभी हाउ में और एक बात जुड़ गई है, व्हाई नाउ। हाँ, ये अभी क्यों हो रहा है, तो ये सब नॉर्मल व्यूअर को पता नहीं है। एज एन एंकर, एज एन न्यूज़ जर्नलिस्ट आपको बताना है कि अभी ये क्यों हो रहा है ना। ये एक बात है। फिर दूसरी बात है कि आप अटेंशन खींचो, आप कुछ डिस्ट्रप्टिव करो। डिस्ट्रप्टिव मतलब जो एकदम हिला दे आपके ऑडियंस को। डिस्ट्रप्टिव मतलब फालतू जो चल रहा है टेलीविज़न में वो नहीं, आप अटेंशन खींचने के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, वो डिस्ट्रप्टिव है। हम लोग इंडिया टुडे के राहुल कंवल जो एंकर है उनका एक एंकरिंग देखेंगे। आप पर्सनली मत लेना किसी एंकर को, वो एंकर क्या बता रहा है उस पर ध्यान दो। तो और विदाउट एनी प्रिजुडाइज जो हम दिखा रहे हैं वो देखो आप। तो बिपरजॉय साइक्लोन के बारे में राहुल कंवल ने एक एंकरिंग किया है। यस, हमारे पास समय की कमी है तो मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ। तो मेरा उद्देश्य ये है कि सब्जेक्ट तो है, आपको पता है, साइक्लोन है, बिपरजॉय उसका नाम है, वो गुजरात को हिट होने वाला था। ये वीडियो मैंने स्पेशली इसलिए चुना है क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट्स हैं एंकरिंग के। हाँ, तो आपने ओपनिंग से देखा है ना, जो राहुल कंवल है वो एंकर है।
तो अभी आपने क्या क्या देखा मुझे आप बताओ। हम लोगों ने अभी तक जो जो डिस्कस किया सब है उसमें, बताओ क्या क्या देखा। जैसे मैंने आपने मेरे एंकरिंग के बारे में बताया, क्या लगा आपको? एंगेजमेंट है, हमने जो 70-20-10% की जो बात की थी वो है उसमें। यस क्यों है बताओ, आप बताओ। 20 और 10% के बारे में आपने जो बताया था, उसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल कंवल ने साइड से सारे फोटोज और वीडियोस पहले दिखा दिए, हाँ, किस तरीके से नुकसान हुआ, हाँ, पब्लिक का उसकी तरफ ध्यान गया, हाँ, और फिर वो तब जाके उस न्यूज़ को पूरा सुनने के लिए प्रिपेयर हुआ। यस तो वो बता रहा है कि मैं अकेला स्टूडियो से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ ये 4 रिपोर्टर्स है, ये 8 रिपोर्टर्स है जो पूरे ग्राउंड से आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उसने पहले ही क्लियर किया उन्होंने कि हमारा फोकस है साइक्लोन, है ना। फिर साइक्लोन का उन्होंने सब कुछ बताया, न्यूज़ जो बिग न्यूज़ है उसके बाद में उसने आपको हेडलाइंस भी बताई जो दिन में है, क्योंकि आप साइक्लोन के बारे में बताते हो तो बाकी न्यूज़ पीछे ना रहे, है ना। तो उन्होंने वो भी केयर ले लिया। देन ही अगेन केम टू साइक्लोन। जैसे राहुल कंवल स्टूडियो से एंकरिंग कर रहे थे, वैसे एक फीमेल रिपोर्टर थी, वो ऑन द फील्ड एंकरिंग कर रही थी, है ना। तो उसमें सब कुछ था, 5Ws1H, है ना, कहाँ है साइक्लोन, क्या है साइक्लोन, क्यों है, उसका नाम क्या है, वो कब हिट होगा गुजरात को, जो 2 दिन पहले की न्यूज़ है। आज आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि वो हिट हो गया गुजरात को परसों से, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी का भी डेथ नहीं हुआ आहे, कोणतीही जीवितहानी त्या सायक्लोनमध्ये झालेली नाही, त्याच्यावर त्यांनी फोकस केलं। नंतर तुम्ही बघितलं तर तुम्ही जेव्हा अँकरिंग करता तेव्हा तुमची एकट्याची बडबड ऐकण्यामध्ये कुणाला इंटरेस्ट नहीं है। कोई नहीं चाहता कि आप बोलते जाओ और दूसरा सुनता जा रहा है ना। तो उसके साथ है विजुअल्स है, उनके साथ रिपोर्टर्स है। विजुअल्स भी कितने पावरफुल विजुअल्स थे कि आपको उसकी ग्रेविटी तभी से पता चल गई कि ये बहुत भयंकर कुछ है, उसके बारे में कुछ जानना चाहिए। ये मैंने वीडियो इसलिए आपको दिखाया क्योंकि इसमें मैप है ना। ये कितना अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज़ वो कर रहा है कि आप जैसे एंकरिंग कर रहे हो तो लुक एंड फील का 70% है, आपकी लैंग्वेज बहुत डिसेंट है, वो साइक्लोन के बारे में बात कर रहा है, कहीं भी एग्रेसिव नहीं है, आपको वो डरा नहीं रहा है, आपको पैनिक नहीं कर रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। उसके बाद में आता है कि आप एंकर्स को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना चाहिए बहुत, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी के साथ खेलना है स्टूडियो में। मैं जब IBN लोकमत में और BBC न्यूज़ में भी एंकरिंग करती थी, तो जब इलेक्शंस का दिन आता था बहुत बड़ा, तो हमारे सामने कुछ स्क्रिप्ट नहीं होता था, है ना। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राहुल कंवल कुछ रट के नहीं आया है साइक्लोन के बारे में, या उसके स्क्रिप्ट राइटर ने जो लिखा है वही सिर्फ पढ़ नहीं रहा है वो ब्लाइंडली, वो आपको बता रहा है, हाँ, स्टोरी बता रहा है साइक्लोन की, उसमें नरेशन है। और जब लाइव न्यूज़ रूम आप देखोगे तो जब एंकर बात करते हैं, ये तो प्लाज्मा स्क्रीन है, लेकिन कभी कभी क्रोमा होता है, पता है आपको, जो एंकर के पीछे साइक्लोन होता है, कुछ फिगर्स आते हैं। तो जब मैं एंकरिंग कर रही थी इलेक्शन का, तो महाराष्ट्र का मैप मेरे क्रोमा के पीछे आता था, और मुझे व्यूअर्स से बात करते करते मुझे सिर्फ ग्रीन स्क्रीन दिख रही थी, लेकिन मुझे महाराष्ट्र का मैप इमेजिन करके बताना था स्क्रीन में देख के कि मराठवाड़ा में ऐसे हुआ है, मुंबई में ये पार्टी जीती है, फिर पूना में ये हो गया है। तो आप अपने व्यूअर्स को ऐसे फील करा रहे हो कि हमारे सामने ही है सब कुछ और हम लोग बता रहा है। तो एंकर जो है वो लैंग्वेज के बारे में, उसके टोन के बारे में, उसके अपीयरेंस के बारे में बहुत केयरफुल होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी का इतना सफाई से यूज़ करना चाहिए उसने कि इम्प्रेस भी हो जाए आपके व्यूअर्स, अरे वाह क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हमें नहीं आता। तो एंकर के साथ ऐसे कुछ अलग सा स्किल हो तो एक बहुत ही अलग बात बन जाती है। और क्या नोटिस किया आपने इस एंकरिंग में, और कुछ अलग आपको लगा? बहुत ही कुछ अलग किया है बाकी एंकर्स से। एंकर ने बहुत ज़्यादा इंटेंस करके सुनाई अपना टोन जो है, बिकॉज एक ह्यूमन टेंडेंसी कि जितना आप इंटेंसिफाई करके सुनाओगे उतना ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे आपकी बात। जी,
सो इसीलिए अब जैसे साइक्लोन है तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी एकदम इंटेंस था, हाँ। उनका टोन भी और एक्सप्रेशन भी इसी तरह के थे कि लोग ज़्यादा उस पर फोकस करें। यस, म्यूजिक है ना। जो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या होता है, एक एंकर होता है, उसके पास उसकी लैंग्वेज स्क्रिप्ट होती है, स्टोरी होती है, विजुअल्स होते हैं, उसके रिपोर्टर्स होते हैं, ग्राफिक्स, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राफिक्स होता है, टेक्स्ट होता है। जैसे आपने टॉप बैंड में देखा होगा कि एंकर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फिर टॉप बैंड में और कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 2 दिन में वो हिट हो जाएगा, है ना। तो ये सब बातें थी। और जैसे म्यूज़िक था, जैसे मैंने बीबीसी के साथ भी काम किया, इंटरनेशनल मीडिया भी मैं देखती हूँ, तो इंटरनेशनल मीडिया में म्यूज़िक का इस्तेमाल थोड़ा कम होता है, लेकिन हम जो इंडियन मीडिया के लोग हैं, वी आर क्रेजी फॉर बॉलीवुड सॉन्ग्स, बड़ी बड़ी आवाज़, और ना जब तक हमें कुछ इमोशन म्यूज़िक के साथ नहीं बताई जाती तब तक हम पर कोई असर नहीं होता उसका। मतलब ये एक साइकी है हमारी। जैसे लहरें टकरा रही है, वो विजुअल वो दिखा रहे। आपने म्यूज़िक की बात की, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेचुरल साउंड, है ना। लहर का आवाज़ क्या हो रहा है, मतलब वो भी बता रहा है राहुल कंवल। मतलब उस पर ज़्यादा म्यूज़िक भी है, लेकिन यू कैन हियर द साउंड ऑफ वेव्स, सी कितना टर्बुलेंट हो गया है। तो नेचुरल साउंड पे भी उतना ही ध्यान एंकर ने देना चाहिए। जब नेचुरल साउंड होता है तो खुद बात नहीं करनी चाहिए, लोगों को सुनने देना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे 5 सेंसेस है, देखना, सुनना, टच करना, और क्या रह गया, पढ़ना, स्मेल और टेस्ट। तो अभी विजुअल मीडिया में स्मेल और टेस्ट का तो इतना इंतज़ाम नहीं है ना। जैसे आप पानी टेस्ट नहीं कर सकते हो कि कितना खारा है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा है नहीं बढ़ा है समुंदर का, लेकिन आप जब विजुअल्स दिखाते हो तो एंकर ने वो भी आपके सेंसेस थोड़े फुलफिल करने चाहिए उसके लैंग्वेज से, कि यू कैन फील कैसे हो रहा हो। और एंकर आपको स्टूडियो से गुजरात में लेके जा रहा है कि एज इफ यू आर देयर विथ हिम एंड वॉचिंग दैट स्टोरी अनफोल्डिंग, कि आप गुजरात में हो। दूसरी एक बात है कि एंकर, रिपोर्टर, ग्राफिक्स, विजुअल, ये सब तो है। और एक बात मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी इस वीडियो में, बताइए आप क्या थी। विंडोज़ थी रिपोर्टर्स के लिए। विंडोज़ तो टेलीविज़न का फॉर्मेट है और आपको अट्रैक्टिव लगा, वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एट द सेम टाइम आपको पता चला कि इतने रिपोर्टर्स हैं। विंडोज़ थी मैप शोइंग कि आप कौन से जगह पे आप ये डेट पे और ये टाइम पे आ सकता है, हिट हो सकता है। तो पूरी जर्नी उसने दिखाई साइक्लोन की। और एक बात मैं आपको बताऊं, पीपल, गुजरात के कितने सारे लोग थे, कितने एज ग्रुप्स थे, मेल फीमेल थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, लोग खुद अपनी कहानी बता रहे थे। जैसे मैंने आपको बोला कि एंकर, सिर्फ एंकर ही नहीं बोलता है अपनी स्टोरी, लोग भी बोलते हैं, पीपल आर एंकर्स। तो इस स्टोरी में राहुल कंवल के साथ गुजरात के लोग भी एंकर थे और वो आपको साइक्लोन की स्टोरी बता रहे थे। और ये आप बहुत ध्यान में रखो, जैसे सीनियर जर्नलिस्ट भी बोलते हैं कि पीपल, स्टोरी के साथ कौन से लोग जुड़े हैं और उनके कितने वॉइसेस आपकी स्टोरी में है। जो आपने सुना है, आपने देखा है, वो इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा उस स्टोरी से जुड़े हुए लोग क्या बोल रहे हैं, है ना। और एक बात सेंसिटिविटी की बात है कि जब आप किसी पुरुष के आवाज़ को ज़्यादा आप सुनाते हो, लेकिन महिलाओं को उसके बारे में क्या कहना है। आप जब देखते हो, जैसे बोलते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग, आप देखते हो तो आपको झट से पता चलता है कि क्या चल रहा है वहाँ। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनका भी नुकसान होगा। फिर वो स्कूल में सब सोए हुए हैं घर से जाके, तो वी स्टार्ट इमेजिनिंग कि अरे ये हमारे साथ होता तो क्या होता। तो ये एंगेजमेंट हो गई। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं टेलीविज़न जर्नलिज्म में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और टेलीविज़न जर्नलिज्म में आपके पास लाइटिंग, स्टूडियो का लाइटिंग भी आपने देखा कितना बढ़िया लाइटिंग था कि यू कैन फोकस। मतलब टेक्निकल बारे में भी ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि टेलीविज़न और डिजिटल में कंटेंट
जितना 50% है और 50% है आपका टेक्निकल स्किल क्या है उसमें। तो दैट्स व्हाई आई लाइक इंडिया टुडे वीडियोस, क्योंकि उनके पास टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं वो लोग, और टेक्निकली आप जब साउंड होते हो तो बहुत इफेक्टिव बन जाता है। अभी हम लोग देखेंगे एक डिजिटल स्टोरी, जो टेलीविजन एंकरिंग है वो आपने देखा। ध्रुव राठी का एक वीडियो देखते हैं हम लोग। बढ़ जाए कि हम पूरी वीडियो देख सकें। जी, और तो इस स्टोरी में ध्रुव राठी एंकर है, लेकिन उसके पहले इस स्टोरी की एंकर कौन है? साक्षी मलिक। पीपल साक्षी मलिक है, विनेश फोगट है, जो खुद बता रही है अपने पे क्या बीती है ना। और जब तक आप मतलब अगर मैं आप मेरे बारे में कोई और आपको कुछ बताए और मेरे बारे में मैं ही बताऊं, उसका इफेक्ट ज़्यादा है ना जब मैं बता रही हूँ। तो ध्रुव राठी ने क्या किया, मैं तो बताऊंगा आपको इन्फॉर्मेशन, लेकिन पहले इनकी सुनो, है ना। तो रिस्पेक्ट अदर्स। आप एंकर हो इसलिए ऐसा नहीं है कि सब आप जानते हो, सब आपको पता है। आप जब तक लोग स्टोरी से जुड़े हुए लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जिस स्टोरी की आप बात कर रहे हैं उस इशू को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको बहुत एक्यूरेसी के साथ आप नहीं बोलेंगे, तो इफेक्टिव नहीं होगा। ये भी आप बात ध्यान में रखना, टेलीविजन में हो, डिजिटल में हो, पर्सनल हो, जर्नलिस्ट जब बात करता है तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं: एक्यूरेसी एंड एक्यूरेसी। आप कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते हो। आपके व्हाट्सएप पे जो नॉन जर्नलिस्ट फ्रेंड है वो कभी कभी रिस्पॉन्सिबली कुछ भी बोल देते हैं। आपके अंकल है, वो शायद बीजेपी के साथ जुड़े हैं, मोदी के भक्त है, मोदी के खिलाफ है, कुछ उनकी अपने अपनी ओपिनियंस है वो, या इंडियन एक्सप्रेस ने क्या लिखा है उसके बारे में। तो जो आप बात कर रहे हो तो क्रेडिबिलिटी है ना। जो आप एंकर हो तो हमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, आप तिहाड़ जेल में तो नहीं गए हो, तो ना मतलब हमारे मन में एंकर के बारे में ज़रा भी सस्पिशन नहीं होनी चाहिए कि ये बंदा नेक है या नहीं है, ये अच्छा जर्नलिस्ट है या बुरा जर्नलिस्ट है। वी ऑल आर स्मार्ट, हमें पता है कौन कैसे बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है ना। तो ये सब बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर अच्छा जर्नलिस्ट बनना है, अच्छा न्यूज़ एंकर बनना है, कहीं भी आप सीधी फेसबुक पोस्ट डालो, इंस्टाग्राम पे बात करो, क्रेडिबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात मुझे ऐसे लगती है एंकर में कि ही और शी शुड बी ऑनेस्ट। बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए उसने। अगर नहीं पता है, ईगो नहीं होना चाहिए एंकर को। जैसे ध्रुव राठी को ईगो नहीं है कि मैं ही सब बता रहा हूँ, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, आप मुझे क्या सुना रहे हो, ये बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है उसका। वो बोल रहा है कि साक्षी मलिक ये कह रही है, गवर्नमेंट ये कह रहा है, बृजभूषण सिंह जो है वो ये कह रहा है। तो हमारे एज अ पर्सन हम लोग इस स्टोरी के साथ बहुत सेंसिटिव भी हो जाते हैं। हमें बृजभूषण सिंह का बहुत गुस्सा भी आ सकता है, हम लोग इन लड़कियों के साथ बहुत सिंपैथेटिक भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप न्यूज़ एंकरिंग करते हो तो आपको ये सब प्रिजुडाइसेस दूर रखने चाहिए। आपकी इमोशंस जो सही इमोशंस है उतनी ही आनी चाहिए। आपको अपने व्यूज़ नहीं बताना है शुरू में ही। व्यूज़ के लिए अलग प्लेटफॉर्म है, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट सिर्फ व्यूज़ बताते हैं, लेकिन उनके पास पहले क्या होता है, उसकी न्यूज़ होती है, उसके सब फैक्ट्स चेक करके बाद में वो अपने सीनियरिटी के साथ अपने व्यूज़ बताते हैं। तो पहले आता है फैक्ट्स उस स्टोरी के बारे में। जब आपने ध्रुव राठी का ये वीडियो देखा, आपको कितनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिली, है ना। आपने मेनस्ट्रीम मीडिया में कुछ अलग ही सुना होगा उसके बारे में, ये लड़कियां पॉलिटिक्स कर रही है, ये बीजेपी वर्सेस और किसी के खिलाफ है ना। तो ये स्टोरी बेसिकली ह्यूमन स्टोरी है ना। लड़की के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ है और इट इज़ सो सेंसिटिव। मतलब खास करके हम लोग जब बात करते हैं जैसे साइक्लोन के बारे में, उसका सीरियसनेस हमें पता होना चाहिए। वैसे ही इस स्टोरी में बात करते हुए बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए आपने। मतलब थोड़ी सी भी आपने कुछ कमेंट पास कर दी उन लड़कियों के बारे में या फिर बृजभूषण सिंह के बारे में भी, तो भी गलत है। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देनी है,
आपको इन्फॉर्म, एजुकेट, एंटरटेन करना है ना? तो एंटरटेनमेंट में आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो ध्रुव राठी ने ये सब कुछ किया है इस स्टोरी में। आपको इन्फॉर्मेशन भी दी है, आपको एजुकेट भी किया है कि क्या है ये बात, बेसिकली ये केस क्या है, और एंटरटेन इसलिए किया है उसने क्योंकि ये जो लड़कियां है वो स्पोर्ट्स स्टार है एकदम, है ना? तो एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। आपने दंगल सिनेमा देखा होगा, तो कभी कभी न्यूज़ एंकर वो भी बताता है कि हाँ आपने दंगल सिनेमा देखा है, वो इन्हीं लड़कियों पे बनाया गया है, मतलब रेसलर्स पे बनाया हुआ है। तो हम लोग उसमें एंटरटेनमेंट भी जोड़ते हैं, तो लोग एकदम अटैच हो जाते हैं, है ना? हाँ हाँ, दंगल देखा था। हाँ मैम, मैंने ध्रुव राठी के कई वीडियोस देखे हैं, तो उसमें कभी कभी वो एनिमेशन भी जी, अभी इसमें भी जोड़ा है उसने। 7 रेसलर्स को बताया था ऐसे ब्लैक फिगर्स में, है ना? फिर उसने क्या केयर ली उसमें, ये आप प्लीज़ मुझे बताना कि जब वो 7 रेसलर्स के बारे में बात करता है तो वो क्या कर रहा है? वो उनके नाम डिस्क्लोज नहीं करता है। एग्जैक्टली, उनके नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, उनके सिलोटीज दिखा रहा है ब्लैक। आपको सिर्फ पता चले कि 7 लड़कियां हैं, है ना? उसमें एक लड़की जो थी वो माइनर थी, मतलब उसका एज कम था। और आपको, मुझे रवीश कुमार नहीं कहा था, मैंने रवीश कुमार को बोला कि आप कितने कॉन्फिडेंस से न्यूज़ एंकरिंग करते हो, कैसे करते हो? तो ये सेड कि जर्नलिस्ट को लॉ और इकोनॉमी का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो अभी जब इस केस में जो एक माइनर लड़की है उसके साथ एक पॉक्सो की केस जुड़ी थी। आपने मनोज वाजपेयी का सिर्फ एक बंदा काफ़ी है जो सिनेमा है उसके बारे में सुना होगा आपने अगर देखी नहीं है वो मूवी तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, ZEE5 पे है। और उसमें यही सब बातें हैं, सेक्सुअल हरासमेंट में क्या सज़ा होती है, कैसे होती है, और एक वकील ने कैसे लड़ाई की। तो ये मैंने भी जो वो फिल्म देखी तो मुझे इस स्टोरी के बारे में ज़्यादा पता चला। तो सेंसिटिविटी है। मैंने बहुत सारे सीनियर एंकर्स के वीडियो देखे, वो लोगों को बहका रहे थे, लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। कैसे एंटरटेन कर रहे थे पता है आपको? वो लड़की कौन है? फिर मैं बताता हूँ आपको। फिर वो जूनियर चैम्पियनशिप में खेली थी, वो रोहतक से है और माइनर तो है ही, 16 ईयर्स की है। अभी ध्यान में आ गया वो लड़की कौन है? दिस इज वल्गर एंटरटेनमेंट, है ना? और जब आप बता रहे हो कि आप जानते हैं इन रेसलर्स को क्या क्या करना पड़ता है, अभी मैं नाम बताना नहीं चाहता, नाम बता भी नहीं सकता, फिर भी मैं ये बता सकता हूँ कि ये लड़कियाँ बहुत होनहार है ना? रेसलर है तो एक इमोशन आ गई उसमें, एक आपके इमोशन के साथ उन्होंने जोड़ लिया। फिर एंटरटेनमेंट, जब हमें याद आता है कि हाँ जब ओलंपिक्स में साक्षी मलिक ने मेडल जीता था तो तिरंगा लहराया था और हम कितना प्राउड फील कर रहे थे। दिस इज एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट अच्छी भी हो सकती है ना? तो ये सब उसने किया है। और कुछ बताओ इस वीडियो के बारे में। ये तो आप पूरा भी वीडियो देखे ना, बहुत अच्छा वीडियो है, बताओ। इसमें उन्होंने जो वर्डिंग्स कहा है उसको हाँ, हाईलाइट किया है और वो समझने में और पढ़ने में आसानी होती है। और वो विद प्रूफ बात कर रहे हैं, हाँ, विदाउट प्रूफ कोई भी बात नहीं कर रहे। यस, हाईलाइट किया है। जैसे राहुल कंवल स्टूडियो से एंकरिंग कर रहे थे, वो टेलीविजन एंकरिंग था, और ये एंकरिंग है यूट्यूब का एंकरिंग है ना, डिजिटल का एंकरिंग है। इसमें इतना बड़ा फर्क है। राहुल कंवल जब बोलते हैं हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वी विल लर्न अबाउट साइक्लोन बिपरजॉय ना, तो वो सबको एड्रेस कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि उनकी स्टोरी कौन देख रहा है ना? लेकिन ध्रुव राठी को उसका एक ऑडियंस पता है कि वो मोबाइल पे है, वो यूट्यूब देखता है, यंग ऑडियंस है। तो ध्रुव राठी अब आपके ही एज का है, हालांकि वो किसी भी एज के साथ लोगों के साथ उतना ही कनेक्ट होता है। तो उसने शुरुआत कैसे की? नमस्कार दोस्तों, है ना? तो जब मैं अब बात कर रही थी डिजिटल में, टॉक टू योर फ्रेंड, है ना? और राहुल कंवल कैसे बात कर रहे थे? टॉक टू योर मदर। क्लियर, सिंपल। और आपके पास कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन हो, आप जितनी सिंपल कर सकते हो उसमें उतना करना चाहिए। दूसरी बात जो आप जिक्र कर रहे थे उसका, कि मैं मानती हूँ मेनस्ट्रीम मीडिया की हालत बहुत ख़राब है, हम लोग सेंसेशनलिज्म में डूबे हैं,
हम लोग जब टीवी पे साइक्लोन के बारे में एक एंकर थी, आपने देखा होगा, छाता ऐसे लेके वो मैं आपको वो दिखाना नहीं चाहती क्योंकि इट्स नॉट अ गुड एग्जांपल ऑफ एंकरिंग। तो ये क्या नौटंकी है। मैम वो पैराशूट में बैठ के एंकरिंग कर रही पैराशूट में बैठ के भी एक एंकरिंग कर रही थी, वो वायरल हो गया। लेकिन वायरल तो कुछ भी हो जाता है, वायरल हुआ इसलिए वो अच्छा है नहीं है। और खास करके जब हम लोग न्यूज़ एंकर है ना, हम लोग कोई ऐसे फंकी यूट्यूबर नहीं है कि जो यूट्यूबर भी नहीं करेगा ऐसे, अगर उसको ऑडियंस के साथ ज़रा भी केयर हो तो वो नहीं करेगा। तो अपना ध्यान खींचो, मतलब कुछ भी करना है नहीं करना है। मतलब राहुल कंवल ने डिसेंट एंकरिंग करके आपका ध्यान छीन लिया है ना। लैंग्वेज भले ही उसकी इंग्लिश हो, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है लैंग्वेज में, इट इज़ डायलॉग बेसिकली। तो आप बोलते हैं ये तो सब नौटंकी करने वाले, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, आप थोड़ा सा हंसोगे, छोड़ दोगे। ओनली एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट भी नहीं है फुल टाइम पास है और ना मतलब वो मतलब अगर वो फील्ड पे होती और वो बता देती कि देखो मेरा छाता कितना हिल रहा है, इट्स ओके। स्टूडियो में व्हाट मेक्स सेंस मतलब आप झूठ बोल रहे हो। हाँ, इट इज़ नॉट एंटरटेनमेंट, इट इज़ झूठ, साफ झूठ बिल्कुल। मतलब अगर किसी ने देखा तो लगेगा कि अरे ये क्यों ऐसे घूम रही है, मतलब दिल्ली में भी तूफान आ गया है उसके स्टूडियो तक आ गया साइक्लोन ये बात है। तो बेसिकली जर्नलिज्म में ये सबसे बड़ा चैलेंज है, आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। और दोस्तों इतना ज़्यादा खराब हालत है कि आपको किसी पे भी आप विश्वास ही नहीं कर सकते। टीवी पे वो जो बता रहा है वो ठीक बता रहा है नहीं बता रहा है। हमें वी नो रवीश कुमार, वी नो राजदीप सरदेसाई, वी नो राहुल कंवल, वी नो करण थापर, वी नो ध्रुव राठी, आप हम उन पे बिलीव कर सकते हो। लेकिन कोई एंकर भी ऐसे टाइम पास कर रहा है जैसे सुधीर चौधरी, आई डोंट वॉच हिज वीडियोज़ एट ऑल। तो क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं है, सच नहीं बोलते, ऑनेस्ट नहीं है, आपके साथ डायलॉग नहीं करते, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। एंकर्स की अभी टेलीविज़न एंकर्स की या डिजिटल एंकर्स की, न्यूज़ जर्नलिस्ट की ये भी एक जिम्मेदारी है कि लोगों को बताना है कि दोस्तों आप जो देख रहे हो ना वो झूठ था, ये ऑथेंटिक है। हाँ, जैसे केरला स्टोरी के बारे में मैंने ध्रुव राठी का एक वीडियो देखा था। मैंने फिल्म नहीं देखी बिकॉज आई डोंट वॉच प्रोपोगंडा फिल्म्स। अगर मुझे केरला स्टोरी पे कुछ प्रोग्राम करना होता तो मैंने देखी होती, तो आई डिडंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। लेकिन मैंने केरला स्टोरी में जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की, और ध्रुव राठी यही बोल रहे थे कि जो आपने मीडिया में सुना है ना, ये आपने ये सुना है, अभी मैं जो दिखाने जा रहा हूँ ये है, मतलब ये सही है। तो ध्रुव राठी का वीडियो देख के मुझे पता चला कि जो भी मुस्लिम लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है ऐसे एक है, तो वो फिल्म मेकर ने बताया था 33,000 है, कभी बोला 50,000 है, और हालत में वो 3 लड़कियां थी, सिर्फ 3 लड़कियां थी। और उसके आगे, या डोंट बी सो इमोशनल, आप फैक्ट जान लो, उसके आगे और 3 लड़कियां थी, वो मुस्लिम नहीं थी, वो क्रिश्चियन थी और किसी धर्म के थी। तो ना रिलीजन और पॉलिटिक्स, ये 2 चीज़ों से बहुत सावधान रहना चाहिए। और जर्नलिस्ट का एक ही मंत्र है 5Ws 1H, बाय नाउ। तो आपको सच दिखाना है, जो दिखा रहे हो उसके प्रूफ आपके पास होने चाहिए। हम लोग रवीश कुमार का भी वीडियो लगाते हैं, जैसे हाँ, एक अभी हम लोगों ने राहुल कंवल का टेलीविज़न एंकरिंग देखा, ध्रुव राठी का डिजिटल एंकरिंग देखा, लेकिन रवीश कुमार सर ने और एक फॉर्मेट निकाला है कि वो उनका एंकरिंग टीवी के लिए भी है, डिजिटल के लिए भी है, कॉम्बिनेशन में एंकरिंग करते हो। और उनके पास ना कोई ऐसा रूल नहीं है कि यही करना है, यही फॉर्मेट है। वो हर रोज़ कुछ अलग अलग फंडे निकालते हैं आपको स्टोरी बताने के, लेकिन वो स्टोरी सच होती है ना। तो जब वो NDTV में थे तभी वो फॉर्मेट यूज़ कर रहे थे, और डिजिटल में भी वही फॉर्मेट है उनका, क्योंकि उनका स्टोरी टेलिंग इतना इम्पैक्टफुल है कि आपको मीडियम कुछ मायने नहीं रखता, आप उनको कहीं पे भी देखो आप कनेक्ट हो जाते हो। आप बता रहे, लेकिन उनके शब्दों का इम्पैक्ट देखो। हाँ,
ग्राफिक्स नहीं है, फिर भी आपको पता चलता है। जीडीपी के आंकड़े आपको बिल्कुल ध्यान में रहते हैं। वो क्या औरंगजेब की बात कर रहे हो, अर्थव्यवस्था भी देखो, फर्स्ट लाइन। तो आपको समझ में आ गया कि वो क्या बताना चाहते हैं। और उन्होंने क्या किया, 2 स्टोरीज जोड़ दी एंकरिंग की। हाँ, कि एक तरफ है कम्युनल वायलेंस औरंगजेब और दूसरी तरफ है इकोनॉमी। तो जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, मतलब मुझे आई विश कि जब मैं रवीश कुमार सर जैसा एंकरिंग, बेहतरीन एंकरिंग करने लगूंगी, तो आई विल कनेक्ट 2 स्टोरीज 3 स्टोरीज। मतलब ना, जैसे हम लोग बताते हैं, कभी एक ही चीज़ के बारे में बात नहीं करते ना हम लोग, उससे जुड़ी और बातें भी करते हैं। तो उनका जो फील है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि देश में क्या चल रहा है, थोड़ा सा और प्ले करते हैं। लग गए हैं। आज सुबह कई अखबारों में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का बयान छपा है। सलाहकार जी कर रहे हैं और इज वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। उनको मैगजीन से अवार्ड मिला है। जब उन्होंने देश में नौकरियों की क्या स्थिति है उसके बारे में महीना भर एक सीरीज चलाई पूरी, और देश के हर कोने में लोगों ने उनको बताया कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिलनी है तो हमें किस क्षेत्र में नौकरी मिलनी चाहिए, हमारी अपेक्षाएं क्या है सरकार से। तो उस सीरीज के लिए उनको नवाजा गया और उनको मैगजीन से अवार्ड मिला। तो कभी कभी आपने देखा होगा रवीश कुमार के वीडियोस में वो बहुत हार्श हो जाते हैं गवर्नमेंट पे, बहुत टीका, उनके शब्दों में बहुत एक हार्श है ना। लेकिन फिर भी इस ऐसे टोन होते हुए भी किसी को ये नहीं लगता कि वो किसी का इंसल्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उनके पास वो सब प्रूफ्स है, वो दिखा रहे कि ये हुआ है, ये हुआ है। और वो बता रहे थे कि मैं कुछ आपको फील गुड न्यूज़ नहीं बताना चाहता, आपको एज अ जर्नलिस्ट ये भी पता होना चाहिए, एज अ व्यूअर ये भी पता होना चाहिए, आप देश के नागरिक हो, आपको भी पता होना चाहिए एज अ सिटीजन कि देश में क्या चल रहा है। तो उनका एक बहुत ही लार्जर स्टैंड है। तो मैं रवीश कुमार के वीडियोस को ऐसे देखती हूँ कि इन्फॉर्म, एजुकेट, एंटरटेन तो है, लेकिन हम सब जर्नलिस्ट के लिए ये मास्टर क्लास है। आप कोई भी वीडियो देखो रवीश कुमार सर का, और हर कोई देश में ऐसे बनना चाहता है। ही इज़ वेरी पॉपुलर, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, ही इज़ वेरी हम्बल। जो भी बता रहे बहुत ठीक ठाक से बता रहे। उन पर ये बीती है कि अदानी ने जब एनडीटीवी टेक ओवर कर दिया तो ही हैड टू रिज़ाइन। जैसे हम सब लोग हैं जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की तौर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मेनस्ट्रीम में हमें झूठी न्यूज़ नहीं बताना है व्यूअर्स को। तो ये सब बातें भी है, लेकिन वो जो उसके पर्सनल सब लड़ाई है, उसका पर्सनल स्ट्रगल है, वो नहीं है उसमें। फुल डेडिकेशन है। देखा आपने कि ही इज़ जॉबलेस। वो बोलते हैं कि मैं 9 बजे क्या करना है मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि मुझे तो प्राइम टाइम की आदत थी, लोगों से बात करने की आदत थी। जब मैंने ये सुना तो मुझे भी महसूस हुआ कि एज एन एंकर आई एम मिसिंग न्यूज़ रूम। लेकिन न्यूज़ रूम ही काफ़ी नहीं है, आप कहीं से भी आपकी स्टोरी बता सकते हो अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो, आप ऑनेस्ट हो, आप जो बता रहे हो उसमें कुछ तथ्य हो, है ना। तो ये सब बातें हैं। तो रवीश कुमार सर के वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा, और वो एनडीटीवी में जो करते थे वही वो डिजिटल पे करते हैं। जो हम लोग बात कर रहे थे उनके साथ कौन है, गांधी जी है, देखा आपने। तो उनके पीछे यूट्यूब का गोल्ड बटन मिला है उनको, 60 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं, सिल्वर का भी है। फिर यहाँ देश के बारे में उनके क्या ख्याल है। तो रवीश कुमार प्लेज विथ वर्ड्स देन टेक्नोलॉजी। वो शब्दों के साथ खेल करके आपको मिसमराइज करते हैं बिल्कुल। तो जैसे भाषा कैसी होनी चाहिए। तो मैं जब रवीश कुमार का एंकरिंग देखती हूँ और उसके बारे में बाद में मैं कुछ आर्टिकल लिखती हूँ या बात करती हूँ, तो मुझे भी ऐसे लगता है कुछ इन्फ्लुएंस है, मतलब ना कुछ अपने में भी उतर आती है वो बात जो रवीश कुमार में है। तो ये बहुत ही, और इधर नीचे लिखा है देखो, औरंगजेब पर बहस है, अर्थव्यवस्था पर क्यों नहीं। उनको पता है कि कम्युनल दंगों के बारे में तो आपको पता ही है, क्या चल रहा है देश में वो भी पता है, लेकिन वो बोल रहे हैं व्हाई नाउ, क्यों हो रही है ये बात। वो आपको जो न्यूज़ है उसके पीछे की न्यूज़ बता रहे है ना। तो इट्स वेरी एक्सपीरियंस। तो नॉलेज अगर आपके पास हो और आप में सहजता हो बोलने की, तो सब कुछ सुन लेते हैं सब लोग। और एक वीडियो हम लोग देखेंगे
बहुत कुछ हैवी न्यूज़ के बारे में बात हुई तो मैंने भी सीरियस न्यूज़ एंकरिंग भी किया है और फीचर्स भी किए हैं, बहुत सारे फील्ड पे जाके भी कुछ किया है। तो आई वांटेड टू शेयर माय वीडियो विथ यू, वो आप देखना। फिर हम लोग 1 बजे के बाद 1 बजे ब्रेक लेंगे, लंच ब्रेक, और उसके बाद जब लंच के बाद हम लोग आएंगे तो आपको एक्टिव होना है जब हमने इतना सब देखा है ना, और भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग ग्रुप्स बनाएंगे आपके, और ग्रुप्स में आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। और आपको क्या करना है, आपको मोबाइल पे शूट करना है, हो सके तो एडिट भी करना है, अगर आप हो सके तो पीसेस बनाते हैं हम लोग, जैसे ध्रुव राठी ने डिजिटल वीडियो बनाया है ना। ज़्यादा कुछ हमारे पास नहीं हो, हमारा बीबीसी का ट्रेनिंग तो ऐसे ही था, हम लोग मोबाइल पे ही शूट करते थे, इसी को समझ लेते थे कि ये ड्रॉट प्रोन एरिया है, इसी को समझ लेते थे ये साइक्लोन हिट गुजरात है, इसी को समझ लेते हैं कि ये रेसलर्स का अखाड़ा है। तो ऐसे हम लोग करेंगे, वो मैं बाद में, इट इज़ लाइक थिएटर वर्कशॉप बेसिकली। सो एंकरिंग इज परफॉर्मिंग आर्ट टू, है ना। तो और एक वीडियो हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बहुत हैवी हो गया तो यू एन्जॉय। आप लोग बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस देखते हो, फूड वीडियोस देखते हो, है ना। तो ये जो वीडियो है मैंने बहुत पहले किया था टीवी के लिए, IBN लोकमत के लिए, लेकिन अब मैंने जो वो डिजिटल यूट्यूब लिंक उसकी शेयर की तो लोगों को ये नहीं मैनर हुआ कि ये टीवी है, डिजिटल है, उनको अच्छी लगी बात। क्यों अच्छी लगी आप मुझे बताना, क्यों अच्छी नहीं लगी वो भी बताना। थैंक यू, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। हा व्हिडिओ मी तुम्हाला मुद्दाम दाखवला। मी हार्ड न्यूज अँकरिंग पण केलेलं आहे, मराठा रिझर्वेशनचा एक व्हिडिओ आपण नंतर बघूया, किंवा इलेक्शनचं अँकरिंग, किंवा इंटरनॅशनल अफेअर्सचं अँकरिंग, पण फील्डवरून न्यूज फीचरचं पण असं अँकरिंग करता येतं, है ना। आणि अँकरच्या बाबतीत सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे की नो युअर ऑडियन्स। हां, तुम्ही कोणाशी बोलताय। मला माहिती आहे की मी आज औरंगाबादच्या मुलांशी तुमच्याशी बोलणार आहे, आणि म्हणून मी हा व्हिडिओ निवडला की तुम्ही पटकन कनेक्ट झालात, है ना। तर नो युअर ऑडियन्स आणि ती जी कनेक्टिव्हिटी आहे ती जास्त महत्त्वाची आहे। म्हणजे अजिंठा एलोराची लेणी इतकी जगप्रसिद्ध आहेत की मी आणखीन कुणाला दाखवली असती तरी लोक रिलेटेड झाले असते, पण तुम्ही औरंगाबादचे आहात म्हणून मुद्दाम मी तुम्हाला हा व्हिडिओ दाखवला। आणि न्यूज अँकरिंग म्हणजे फक्त डेव्हलपिंग स्टोरी, ब्रेकिंग न्यूज, सिरियस अँकरिंग असं नाही आहे। टेलिव्हिजनसारखं इतकं पॉवरफुल मीडियम जर तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही तुमच्या प्रेक्षकाला कुठेही नेऊ शकता, चंद्रावर नेऊ शकता, मंगळावर नेऊ शकता, अजिंठा एलोराला नेऊ शकता, किंवा तुम्ही त्याच्याशी ड्रॉइंग रूममध्ये तो बसलाय आणि तुम्ही त्याच्याशी बोलू शकता। दुसरी गोष्ट ह्याच्यामध्ये काय होती की मी अजिंठा एलोरा पाहिलं नव्हतं जेव्हा मी हा शो केला, मी फक्त ऐकलं होतं त्याच्याबद्दल आणि मला खूप अपॉर्च्युनिटी वाटली, अरे डेक्कन ओडिसीमधून अजिंठा एलोराला, तो खूप रॉयल शो पण होता। सो तुमचा विषय काय आहे ते आधी जाणून घ्या, तुमचा विषय सिरियस आहे का, ट्रॅव्हलवाला आहे का, त्याचा एक मूड वेगळा आहे का। म्हणजे जर न्यूज अँकरिंग करताना मी जर जॅकेट आणि फॉर्मल काहीतरी घालत असेल तर तेच मी इथे नाही घालणार ना, मी एक ट्रॅव्हलर आहे। दुसरं तुम्ही असं बघितलात की तिथे मीच अँकरिंग करण्यापेक्षा एसरा होती जी आली होती टर्कीमधून, मियाव होती चायनामधली, कारण हे ग्लोबल ऑडियन्ससाठीचं मीडियम होतं, तर त्यांनाही मी सामील करून घेतलं त्याच्यामध्ये। आणि मी याच्यामध्ये स्क्रिप्ट लिहिलं नव्हतं, पण मी हे सगळं व्हिज्युअलाइज केलं होतं की अजिंठा एलोरा काय आहे, आपण डेक्कन ओडिसीमध्ये बसू तेव्हा आपण कसं चढू, आपण तिथून अँकरिंग कसं करू, ट्रेन जेव्हा जाईल तेव्हा काय होईल। आता ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला स्क्रीनवर दिसते, पण जे आपण म्हणतोय आणि त्याच्याबद्दल आफ्टर लंच आपण जास्त बोलणार आहोत की टेक्निकली तुम्ही किती साऊंड आहात तुम्ही। आणि कोणताही TV जर्नलिस्ट, डिजिटल जर्नलिस्ट त्याच्या व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिवाय अपुरा आहे, है ना, कॅमेरामन शिवाय अपुरा आहे। सो मी जेव्हा हा शो केला तेव्हा माझा जो व्हिडिओ जर्नलिस्ट होता गणेश काळे, तो त्याच्या कॅमेऱ्याने एक स्टोरी सांगत होता आणि मी माझ्या अनुभवाने एक स्टोरी सांगत होते। सो मी जरी दिसत असले तरी तुम्हाला जी व्हिज्युअल्स दिसत आहेत तर माझा व्हिडिओ जर्नलिस्टसुद्धा या शोचा अँकर होता, है ना। म्हणजे हे तुम्हाला थोडं एक्झॅजरेटेड वाटेल पण असं आहे। माझं व्हिडिओ एडिटर जो होता,
म्हणजे तुम्ही खूप छान शूट करून आणलंय आणि त्यांनी छान एडिटच नाही केलं तर कसं तुमचं ऑडियन्सपर्यंत जाणार सगळं. आणि दुसरी गोष्ट टी व्ही डिजिटल कुठेही न्यूज अँकरिंग फीचर अँकरिंगमध्ये टाईम लिमिट खूप असतं, तुम्हाला पटापट सगळं करायचं असतं. सो तुम्ही याचं शो मला एक असा टिपिकली पण करता आला असता है ना, की डेक्कन ओडिसी अशी ट्रेन MTDCनी सुरू केली आहे वगैरे असं एक मी त्याच्यावर व्हॉइस ओव्हर लिहिला असता आणि तुम्हाला व्हिज्युअल आवडलीच असती, काही प्रॉब्लेम नव्हता. पण मी तिथे परफॉर्म केलं लिटरली आणि सगळ्या इनिबिशन्स अँकरनी काढल्या पाहिजेत की मी कोणीतरी सिरियस प्राईम टाईम अँकर आहे आणि लोक काय म्हणतील. आणि ना जर लोकांशी कनेक्ट होणार असेल तर तुम्ही इनिबिशन्स काढल्या पाहिजेत या सगळ्या. आणि यू हॅव टू परफॉर्म, म्हणजे तिथे जाऊन काय टुरिस्टसारखी हॅटच काय घाला, ड्रेसेसच काय फॉर्मर घाला, लँग्वेज तशी वापरा, पण तुमचं मेन काम काय आहे, इन्फॉर्म एज्युकेट एंटरटेन. तर त्याच्यामध्ये कुठे गल्लत झाली का, फॉर्मॅट जरी कुठलाही असला तरी नाही. आता मी ज्याच्यामध्ये ते चिअर्स केलं तर लोक म्हणाले की अरे तू चिअर्स कसं करू शकतेस वाईनचा ग्लास हातात धरून, इट्स प्रोहिबिटेड, म्हणजे मद्यपान हे हानिकारक आहे असं आपण म्हणतो है ना. पण पुढचा शो जर तुम्ही बघितलात तर आम्ही ही डेक्कन ओडिसी नाशिकच्या विनयार्डमध्ये जाते, वायनरीमध्ये जाते आणि पर्यटकांना ते पण सगळा आनंद घेऊ देते. तर मी माझं PTC तुम्हाला दाखवेन की मी असं म्हटलं आहे की मी स्वतः दारू पित नाही, मी अल्कोहोल घेत नाही, पण वायनरीमध्ये येऊन जर वाईन टेस्ट नाही केली तर काय मजा. सो आय ॲडेड दॅट फ्लेवर टू इट. आणि मी ऑनेस्टली सांगितलं की मी नाही वाईन पित, पण हे डेक्कन ओडिसीनी तर असं दिलं आहे म्हणजे. तर तुम्ही हा व्हिडिओ नंतर बघा, तुम्हाला मी हे करेन. तर कधी कधी तुमच्या बॉडी लँग्वेजमुळे गैरसमज होऊ शकतात, पण वाईन लवर्सशी मी एक कनेक्ट पण केलं ना की असं पण आहे महाराष्ट्रामध्ये, म्हणजे अजिंठा एलोरा पण आहे, नाशिकची गोदावरीचा घाट पण आहे, विनयार्ड पण आहे. कारण ही जी डेक्कन ओडिसी आहे ही इंटरनॅशनल टुरिस्टना अट्रॅक्ट करण्यासाठी तयार केली गेली आणि त्याच्यामुळे अशा संमिश्र प्रतिक्रिया खूप आल्या मला. पण ज्या लोकांनी जवळून ते पाहिलं आहे त्यांना ते आवडलं. सो मी म्हटलं की थोडंसं लंच ब्रेकच्या वेळेला तुम्हाला थोडंसं लाईट काहीतरी दाखवूया म्हणून मी दाखवलं. अजून काही तुम्ही सांगाल ह्याच्याबद्दल? तुम्ही म्हणाले होते म्युझिक पण एक महत्वाचं आहे. येस. तर त्याच्यामुळे मी एक नोटीस केलं की तुम्ही वेळूळचं दाखवत होता, तर त्याच्यामुळे तुम्ही ट्रॅडिशनल वीणाचं इन्स्ट्रुमेंटल यूज केलं. एक्झॅक्टली, ती माझ्या व्हिडिओ एडिटरचं क्रेडिट आहे ते. सो ज्यांनी आम्ही कनेक्ट होऊ शकलो की तुम्ही एक पर्यटक स्थळाला जाताय. हो बरोबर. आणि एक इंडियन ट्रॅडिशन जी आहे एन्शंट है ना, संस्कृत लैंग्वेज यूज करी. यस, वाइनरी में गई तो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करी, मतलब नो द मूड, नो द फ्लेवर ऑफ योर सब्जेक्ट. हाँ, इतनी खूबसूरत ट्रेन थी, उतनी खूबसूरत रंग. हाँ, थैंक यू. मैं अभी उतनी खूबसूरत नहीं रही हूँ, सॉरी. लेकिन या अब क्या है ना कि कभी कभी हमारा बजट बहुत कम होता है, ड्यूरेशन भी बहुत कम होता है हमारे पास. तो मुझे जब बताया गया कि आपको डेक्कन ओडिसी जाना है तो मेरे पास सिर्फ एक दिन था. मुझे मेरा न्यूज़ एंकरिंग करना था, मुझे मेरे न्यूज़ प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करने थे और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग जाना था. तो लिटरली मैं जब न्यूज़ एंकरिंग कर रही थी तो ब्रेक में आई यूज टू प्लान माई शो. मतलब जो सर ने भी बताया, हेमंत रावते सर ने, कि आपको अगर टेलीविज़न के लिए या डिजिटल के लिए कुछ भी करना है तो फर्स्ट यू हैव टू विजुअलाइज. हाँ, आप कैसे दिखोगे, जो 70% की बात है, लुक एंड फील है. इंटरनेशनल टूरिस्ट है तो मेरा ड्रेस भी उतना ही फैंसी और ये होना चाहिए. और टेलीविज़न में आप काम करते हो बड़े बड़े चैनलों में तो आपके पास बहुत सारी टीम होती है, लुक डिज़ाइनर्स होते हैं, वीडियो एडिटर्स होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं. आपका एडिटर आपको बोलता है कि नहीं मुझे ना अभी तुम ये सीरियस एंकरिंग तो करती ही हो लेकिन ये शो एक्सपेक्ट करता है कि तुम बिल्कुल अलग लगो. तो उससे भी आप टिप्स ले लो. फिर औरंगाबाद के मेरे कोई कलीग थे, उनसे मैंने पूछा कि अजिंठा में धूप कितनी होगी, चढ़ना कितना पड़ेगा, एलोरा में कैसे जाना है. फिर मैंने और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज अजिंठा एलोरा की देखी क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं था. और सबसे अच्छी बात यह है मुझे लगी कि मैंने स्क्रिप्ट पूरा लिखा था. जब मैं
शूटिंग के लिए आ गई ना, तो मेरे पास 3 पेजेस का स्क्रिप्ट था मेरा कि मैं अजिंठा में जाके क्या बोलूँगी। लेकिन जब वेरूळ में मैं गई और उसमें मुझे पता चला कि इको आ रहा है उसमें एलोरा में, जो बुद्धा की केव थी, आई वॉज सो मिसमराइज, आई टेल यू। मतलब तो मैंने बहुत सारे मेरे पास और भी टूरिस्ट थे जो टेलीविज़न एंकरिंग करते हो आप, तो बहुत सारी भीड़ भी होती है, आप ऐसे नहीं कर सकते जितना आपने इमेजिन किया है। तो मैंने लिटरली बोला कि 2 मिनट में करते हैं, और सबको मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मुझे, मैं ये टेलीविज़न के लिए कर रही हूँ तो थोड़ा मुझे आप स्पेस दे दो। और फिर हम लोगों ने वो इको का कर दिया है ना। तो वॉइस टोन मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा कि आप वॉइस के साथ भी एक्सपेरिमेंट करते हो, लैंग्वेज के साथ करते हो, लुक्स के साथ करते हो, वेरी इनफॉर्मल। मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी में, जाके बैठ रही हूँ, सूट दिखा रही हूँ अपना, हैप्पी जर्नी कह रही हूँ, तो एक अलग ही फील है। और आई कैन प्राउडली टेल यू कि मेरे साथ कंपटीशन भी बहुत होती है टेलीविज़न और डिजिटल में। तो मेरे पास साथ बहुत सारे मीडिया के एंकर्स थे और उन्होंने भी शो बनाया था, लेकिन ये जो शो हमने बनाया वो कुछ अलग लगा। मतलब आप वही स्टोरी कवर कर रहे हो लेकिन कुछ अलग कर सकते हो क्या, तो ये डिफरेंशिएटर भी आपको ढूंढना होता है कि मेरे साथ इसरा है तो उसको पैठणी वेयर करती हूँ मैं। मतलब अगर मैं खुद पैठणी ड्रेप करती तो उसमें कुछ नई बात नहीं है ना, लेकिन इसरा फ्रॉम टर्की इज़ वेयरिंग पैठणी एंड सेइंग नमस्कार इज़ समथिंग डिफरेंट, है ना। तो इन्वॉल्वमेंट आपकी उस सब्जेक्ट में कितनी हो, स्पॉन्टेनिटी, ये बहुत टेलीविज़न और डिजिटल में आप प्लान कुछ अलग करते हो और आप फील्ड पे जाते हो और एंकरिंग करते हो तो कुछ अलग ही हो जाता है। मतलब इट इज़ लाइक, मतलब आप बहुत सारे अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स के इंटरव्यूज़ भी पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा आपको मॉडलिंग करनी होती है लिटरली। और जैसे अभी इंस्टाग्राम पे रील करते हैं लोग, तो वो भी हम लोग बात करेंगे। ये जो मैंने किया था तो सोशल मीडिया उतना नहीं था, तो मैं अगर टेलीविज़न के साथ शूट करती तो मुझे सोशल मीडिया के लिए अलग रील्स बनाने होते थे इसके लिए। और अगर टाइम नहीं है तो आप उसमें से कुछ पीसेस निकाल के सोशल मीडिया पे प्रमोट करो। तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात करेंगे आफ्टर लंच। और आपको शूटिंग करना है, परफॉर्म करना है, और एज अ टीम आपको एक वीडियो बनाना है, जैसे भी हो उसे बनाना है। सो आई होप अभी तक आपको अच्छा लगा होगा सब कुछ। वाज इट विकी? अच्छा था। हम लोगों ने कल विकी और मैंने, मतलब मैं आप ये वर्कशॉप के आने के पहले मैं महीना भर सोच रही थी कि आपको क्या दिखाऊं ताकि आपको उस चीज़ का ग्लैमर पता चले, उसकी क्रेडिबिलिटी पता चले, न्यूज़ एंकरिंग क्या है, मतलब हम लोग क्या करने जा रहे हैं वो भी पता। हाँ, आप में से कोई स्टूडेंट्स ने भी अच्छे वीडियोस बनाए हैं, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे, कुछ मैडम ने भी दिखाए मुझे। तो हैप्पी लंच आवर, थँक यू। ओके सर, आपण किती वाजता सुरू करायचं आहे? वी कॅन स्टार्ट. सगळे आले? येतील, काही लंचला गेले असतील. तुम्ही सांगा तेव्हा आपण फॉर्मली सुरू. एक 5-10 मिनिट्स मध्ये. मॅम मी एक म्हणजे डॉक्युमेंटरी बघितली होती BBC न्यूज हिंदीची, which was related to इंदिरा गांधीज assassination. बरं. तर त्याला एक्झॅक्टली त्यांनी इनॅक्ट केलं होतं की तो कसं काय झालं होतं. तर मॅम ते किती डिफिकल्ट असेल त्यांच्यासाठी, कारण तो एक चित्र त्यांच्यासाठी खूप हे होतं की असं झालं होतं. तर त्याला एक्झॅक्टली तसंच इनॅक्ट करणं त्या अँकरवर किती प्रेशर असेल. हो बरोबर. जे आपण बोलत होतो ना आता की तुम्ही काहीही प्रेझेंट करताय आणि इनॅक्ट का करावं लागलं, कारण त्याचं काही व्हिज्युअल नाहीये कुणाकडे, बरोबर, पण ते किती गंभीर आहे ती घटना हे तर दाखवायचंय. सो तुमचा उद्देश काय आहे ना त्याच्यावर पण खूप अवलंबून असतं की तुमचा उद्देश जर हे सनसनाटी करणं नसेल, तुमचा उद्देश इन्फॉर्मेशन पोहोचवणं असेल, जो BBCचा नेहमी असतो, तर त्याच्यामध्ये मग अशाच वेळेला अँकरची कसोटी लागते, प्रोड्युसरची कसोटी लागते, कॅमेरामनची कसोटी लागते की ते विषय सेन्सिटिव्हली हाताळला पाहिजे. कारण की त्याचं पूर्ण बघितलं तर त्यांनी सगळं दाखवलं होतं की त्यांना कोणत्या स्पॉटवर गोळी लागली, कोणत्या ऑपरेशन थिएटरवर त्यांचं ऑपरेशन झालं. बरोबर. मग त्याच्यानंतर तो कम्युनल व्हायलन्स जो झाला होता दिल्लीत, तर ते मला विचारायचं होतं की तो अँकरवर जो आहे तो किंवा तो रिपोर्टरवर तो खूप
किती प्रेशर प्रेशर तर असतं. आता हे तर हा जो शो म्हणतोयस ना तू, हा रेकॉर्डेड शो आहे. हां ह्याच्यामध्ये तेवढं प्रेशरचा काही विषय नाहीये. पण तू विचार कर की खरंच म्हणजे इंदिरा गांधींची हत्या झाली तेव्हा जर आपलं 24 तास न्यूज चॅनेल असते आणि आपल्याला त्याचं लाईव्ह अँकरिंग करावं लागलं असतं तर प्रेशर आहे. मुळामध्ये ती बातमी खरी आहे का खोटी हे चेक करण्यापासून सगळी प्रेशर्स आहेत. आणि मी तुला सांगते की एक पर्सनल हे आहे की माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम जेव्हा गेले तेव्हा मी एक अँकरिंग करत होते 8 वाजताचं रात्रीचं. मेट्रो बुलेटिन असायचं आमचं आणि 8ला 5 मिनिटं कमी होती तरी ती न्यूज कन्फर्मच होत नव्हती. कदाचित काँग्रेसला मतदान करत असेल, आपला करत असेल किंवा भाजपला करत असेल. तो माझा एक नागरिक म्हणून माझा हक्क आहे. मला पर्सनली एखाद्या पॉलिटिकल पार्टीची आयडियोलॉजी व्यवस्थित वाटत असेल, एखाद्या पॉलिटिकल पार्टीची आयडियोलॉजी चुकीची वाटत असेल. असं होतं. आपण कितीही आयडियल राहायचं म्हटलं तरी आपण एक वी आर ह्युमन्स, वी आर आपले काहीतरी व्ह्यूज असतात. पण जेव्हा मी ॲज अ जर्नलिस्ट एखादी गोष्ट करते तेव्हा माझ्याकडे कोणतेही प्रिज्युडायझेस नसतात, कोणतेही व्ह्यूज नसतात. जे सर म्हणाले फॅक्ट 5Ws 1H आपली चौकट ती आहे. आपण इन्फॉर्म करतोय का, आपण एज्युकेट करतोय का, आपण एंटरटेन करतोय का. कारण आपण इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे जर्नलिस्ट आहोत म्हणून एंटरटेनमेंट हा शब्द अजून मोठा होतो थोडा. तर आपण जे सकाळी बोललो की 70%, 20%, 10% जर्नलिझमचं बेसिक 5Ws 1H, नंतर इन्फॉर्म, एज्युकेट, एंटरटेन, कनेक्ट तुमचा किती असेल, तुम्ही किती ह्युमन आहात. आपण जे काम करतोय ते ह्या निकषांवर तुम्ही पडताळून पाहिलात ना तुम्हाला सगळी उत्तरं मिळतील. तुमच्यामध्ये कुठेही वादग्रस्त प्रश्न येणारच नाही की मी माझ्या स्टोरीला 5Ws 1H करतोय का, मी इन्फॉर्म, एज्युकेट, एंटरटेन करतोय का, मी बायस तर नाही आहे, मी अरविंद केजरीवालबद्दल काहीतरी बोलतोय तेव्हा मी थोडं द्वेषपूर्ण तर बोलत नाही आहे, मी MIMकडे मुस्लिम पार्टी म्हणून तर फक्त बघत नाही आहे, मी काँग्रेसच कसं ग्रेट होतं असंही काही माझ्या डोक्यात नाही आहे. घटना अशा आहेत जसं जेव्हा आपण औरंगजेब आणि सगळं कम्युनल ह्याचं बोलत होतो की BJPचं एक राजकारण होतं त्याच वेळेस मराठवाड्यामध्ये नांदेडमध्ये अक्षय भालेरावची हत्या झाली. दलित मुलगा आहे. किती त्याचा FIR मी जो वाचला त्याच्यामध्ये मला ती बातमी नक्की कळली की हे काय झालं आहे. समजा तुमच्या भावाच्या बाबतीत हे झालं असतं तर असं आपण स्वतःला इमॅजिन करतोय का तिथे की हा माणूस कोणीतरी परका आहे का आपल्यासाठी. आपल्या बाबतीत घडलं असतं तर, आपल्या नातेवाईकांच्या बाबतीत घडलं असतं तर आपण व्ह्यूज मांडत बसलो असतो का, आपण वाद घालत बसलो असतो का, आपण त्याचे फॅक्ट बघितले असते, आपण इमोशन्स त्याच्या जाणून घेतले असते है ना. तर स्वतःला तिथे इमॅजिन करणं हे पण आहे. आणि पॉलिटिकल आयडिओलॉजीच्या बाबतीत सांगू का तुम्हाला की अमेरिका, आपण, भारत हे लोकशाही देश आहे. काहीही झालं तरी आपण लोकशाही देश आहोत म्हणजे आहोत. आणि ॲज अ जर्नलिस्ट माझी आयडिओलॉजी पॉलिटिकल कोणी विचारली तर हीच आहे की मी लोकशाहीवादी आहे आणि माझा राज्यघटनेवर विश्वास आहे. दॅट्स इट. संपला विषय. मग कोणतीही पार्टी असो, कोणताही देश असो, कोणतंही राज्य असो ते घटनेच्या चौकटीत आहे का, ते अर्थशास्त्रासाठी कसं आहे, कायद्याच्यासाठी कसं आहे आणि एक नागरिक म्हणून कसं आहे. सो तुम्ही ॲज अ नागरिक सुद्धा आपण खूप जबाबदार असलं पाहिजे, आपण बायस नसलं पाहिजे. लोकशाही देशाचं नागरिक असणं ही एक खूप मोठी जबाबदारी आहे आणि जर्नलिस्टची जबाबदारी त्याच्या पुढची आहे. अग्रीड. तर आपण सकाळपासून मला वाटतं जे बोललोय ते लोकशाही परंपरा आणि राज्यघटना याला धरून बोललोय हो की नाही. म्हणून आपला अभ्यास अर्थशास्त्र आणि कायद्याचा जास्त पाहिजे. दुसरी गोष्ट आपल्याकडे जर्नलिझमची जी एक परंपरा आहे ना ती डिबेटची आहे. सारखं आपल्याला कोणीतरी प्रवोक करतोय आणि आपण कोणाला तरी प्रश्न विचारतोय आणि आपण रिॲक्ट होतोय. ही जी डिबेट वेगळा, डायलॉग वेगळा. हां. आणि आपण अँकरिंगचं वर्कशॉप करतोय. डिबेट काही इश्यू खरंच डिबेटेबल असतात पण त्याच्यात ते डिबेट का घडवायचं असतं की त्याच्या सगळ्या बाजू आपल्या समोर याव्यात. कुणाशी भांडणं लावण्यासाठी डिबेट नसतात हे पण आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. तर आता आपण हळूहळू कितीतरी तुम्ही बघाल की टेलिव्हिजन चॅनल्सनी त्यांचे डिबेट कमी करत आणले.
कारण प्रेक्षकांना इंटरेस्टच नाही आहे एवढी बडबड ऐकण्यामध्ये. आम्हाला बातमी द्या, बातमीबद्दल काय वाटतं ते सांगा, आमच्याशी ते कसं जोडलेलं आहे ते सांगा. खरं आहे ना? आपण जेवढे म्हणून बघितले, मी तुम्हाला डिबेट दाखवलेच नाही, आपण आता एक डिबेट बघूया. आणि मी IBN लोकमतला असताना निखिल वागळे सर आजचा सवाल करायचे. ओके, तर वागळे सरांचं डिबेट ॲक्च्युली मी तुम्हाला एखादं दाखवायला आणायला पाहिजे होतं. त्याच्या सर नसले तर मी करायचे. तर आता ते प्रत्येकाच्या स्टाईलवर आहे. वागळे सर खूप व्हायब्रंट आणि प्रवोक करून एकदम असे भेदक प्रश्न विचारतात, पण ते त्यांना शोभतं, त्यांची सिनियरिटी, त्यांचा अनुभव. तोच विषय जेव्हा मी करते, माझी पद्धत कदाचित थोडी वेगळी असते. मराठा आरक्षण वनावर डिबेट करायचा विषय माझ्याकडे लोकशाही चॅनेलसाठी आला. माझ्याकडे मी तो शो केला होता TV आणि डिजिटल दोन्हीसाठी. आणि मला अजिबातच भांडणं आणि हे काही म्हणजे इंटरेस्टच नव्हता. आणि मला असं वाटलं प्रेक्षकांनाही नसेल. खूप डिबेट ऐकलं आहे त्यांनी आत्तापर्यंत मराठा आरक्षणावर, ह्याची बाजू त्याची बाजू. मग मी असा विचार केला की हे खरंच कायद्याने शक्य आहे का, हे आपण पडताळून बघूया. आणि माझा आयडॉल रवीश कुमार असल्यामुळे मी असं ठरवलं की आपण तज्ज्ञांनाच घेऊया. उगाच काहीतरी पॉलिटिकल पार्टीचे प्रवक्ते आणि ह्याची बाजू त्याची बाजू घेण्यापेक्षा सिंपल उत्तरं देऊया एखाद्या गोष्टीची. तर आपण थोडंसं बघूया, मग तुम्हाला काय वाटतं सांगा. कंटाळवाणं वाटू शकेल, बरोबर, पण हे लक्षात घ्या की मराठा आरक्षणावर 2 महिने राज्यातल्या सगळ्या टेलिव्हिजन न्यूज चॅनेलवर खूप डिबेट सुरू होती. आणि ॲज अन अँकर मला असं वाटलं की मराठ्यांनी दलित आणि OBCंना विरोध करायचा, OBCंनी मराठा जातीच्या लोकांना विरोध करायचा, ब्राह्मणांनी मराठ्यांचा द्वेष करायचा, मराठ्यांनी ब्राह्मणांचा द्वेष करायचा. हे सगळं पॉलिटिकली केलं जात आहे, राजकारणासाठी केलं जात आहे. हे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. बऱ्याच वेळेला ना की 2 समुदायांना एकमेकांच्या विरुद्ध कशानं झुंजवत ठेवणं आणि आपली सत्ता गाजवणं हा विषय असतो. त्यामुळे आरक्षण किंवा आत्ता महाराष्ट्रामधला सत्ता संघर्ष, शिक्षणाची दुरवस्था, असे काही जे विषय आहेत ना ते खूप डिबेटेबलच असतात. म्हणजे त्याच्यात ह्याचीही बाजू बरोबर असते, त्याचीही बाजू बरोबर असते, मध्यबिंदू काढणं कठीण असतं. अशा वेळेस डिबेट शोजमध्ये क्लॅरिटी देणं खूप महत्त्वाचं असतं प्रेक्षकांना तुमच्या. आपण जे ग्राफिक्स चालवलं इथे की आत्ता किती आरक्षण आहे, आपण राज्य सरकार 50%च्या वर जाऊ शकतं का, तर जर कायद्यानेच ते शक्य होणार नसेल तर आपण का वाद घालतोय एवढा विथंड वाद सगळा राजकारणासाठी, कुणाच्या तरी भल्यासाठी. जर्नलिस्टनी आपल्याला झुंजवत ठेवायचं का, लोकांना झुंजवत ठेवायचं का. ज्या प्रेक्षकांची तुम्हाला खरंच काळजी आहे त्यांना तुम्ही फॅक्ट सांगणार का पुन्हा वादविवादातच गुंतवून ठेवणार, है ना. तर हे अँकरिंग तुम्हाला मी मुद्दाम दाखवलं की अँकर्सनी त्या विषयातला सगळ्यात चांगला एक्सपर्ट घेऊन त्याच्या मुलाखती घेतल्या पाहिजेत. आणि एक्सपर्ट जे सांगतो ते कोणीच सांगू शकत नाही. घटनातज्ञ उल्हास बापट जे आहेत, मी तुम्हाला इंटरव्ह्यू रेकमेंड करेन. आपण दाखवूया का थोडासा इंटरव्ह्यू. मुंबई तकचा इंटरव्ह्यू आहे, साहिल जोशी. हां, हो, नाही यूट्यूबवर आहे, चालेल का, नेटचा इश्यू आहे, ठीक आहे. मी तुम्हाला रेकमेंड करेन की साहिल जोशी जे मुंबई तकचे जर्नलिस्ट आहेत, त्यांनी राजकीय तज्ज्ञ सुहास पळशीकरांची मुलाखत घेतली. ती मुलाखत तुम्ही जरूर बघा मुंबई तकला. सुहास पळशीकर मुंबई तक इंटरव्ह्यू सर्च केलं तरी मिळेल की राज्यामध्ये जेवढा म्हणून सत्ता संघर्ष चाललेला आहे सगळा, त्याबद्दल त्यांनी भाष्य केलेलं आहे की नेमके कायद्याचे तरतुदी काय आहेत, सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिला त्याच्यामध्ये काय बाबी आहेत. आणि आपण काहीतरी BJPच्या बाजूनी, BJPच्या विरुद्ध, तुम्ही कोणत्या गटाचे, उद्धव ठाकरेंचे का एकनाथ शिंदेचे, असे वाद घालत बसलोय. तर अशा वादांमध्ये प्लीज गुंतू नका. ॲज अ जर्नलिस्ट म्हणून पण आणि नागरिक म्हणून पण त्याच्यामध्ये एक्सप्लॉयटेशनच जास्त होतं. ते वाद घडवणारे वेगळे राहतात, आपण होरपळले जातो. खरं अजून एक आपण थोडंसं इंटरनॅशनल जर्नलिझमवर येऊया, कारण तुमच्याकडे तो विषय आहे. आत्ताचा आपल्याला इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीमुळे काय झालं आहे की तुमच्याकडे बऱ्याच गोष्टींमधून माहिती येते
सगळीकडून, बरोबर. आता रशिया आणि युक्रेनचं युद्ध आहे, तुम्ही वाचलेत का त्याच्याबद्दल? मला सांगा, काय माहिती आहे तुम्हाला रशिया युक्रेन युद्धाबद्दल? रिसेंटली युक्रेननी रशियाच्या पार्लमेंटवर अटॅक केला होता. त्यांचा जो फ्लॅग होता तो नष्ट झाला होता, तर त्याच्या रिटॅलिएशनच्यामुळे त्यांनी वापस अटॅक केला होता. बरोबर. आणि प्रत्येक रशियाचा एक दावा होता, युक्रेनचा एक दावा होता, आणि खरं काय ते आपल्याला कळत नव्हतं. तर अशी सगळी स्थिती आहे. गेले 1 वर्ष हे युद्ध चाललंय. तर त्यावेळेस रशिया आणि युक्रेन युद्धाच्या बद्दल एक विऑन चॅनेलची पलकी शर्मा म्हणून अँकर आहे, तिचा मी एक छोटासा एक्सप्लेनर बघितला, 7 ते 8 मिनिटाचा एक्सप्लेनर होता. तर त्याच्यामध्ये तिने सांगितलं की रशिया आणि युक्रेन युद्ध मुळात झालं का, काय कारणं आहेत, आपल्याला तेच माहिती नसतं ना बऱ्याच वेळेला. मग युक्रेनमधून म्हणजे रशियाची एक तेलाची पाईपलाईन युक्रेनमधून जाते. मग सगळं अर्थकारण आहे. म्हणजे लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर नेहमी सांगतात की कुठल्याही बातमीकडे बघताना तुम्ही त्याचं अर्थकारण बघा. म्हणजे जसं आपण राजकारणाच्या मुद्द्याकडे खूप लक्ष देतो तसं अर्थकारणाकडे पण तेवढंच दिलं पाहिजे. आरक्षणाची मागणी वेगवेगळे समुदाय का करतायत? कारण नोकऱ्या कमी होत चालल्या आहेत, संधी कमी होत चालल्या आहेत. अशा वेळेस आपल्याला वाटतंय की निदान आरक्षणाची जी तरतूद आहे ती तरी आपल्याला थोडं वाचवू शकेल, ती तरी संधी देईल. म्हणजे याच्यामध्ये पुन्हा अर्थकारणच आहे. तू काय विचारलंस की पे स्केल किती असतं जर्नलिस्टचं, है ना? तर हा प्रश्न सगळ्यात महत्त्वाचा आहे की पैसे आपल्याला ह्याच्यातून किती मिळणार आहेत. त्यामुळे रशिया आणि युक्रेनचं युद्ध असो, भाजपचं जे राजकारण असो, जे तुम्हाला आवडो न आवडो, काँग्रेसचं जे राजकारण आहे, त्याच्या मागे एक अर्थकारण आहे आपल्या देशाचं. आणि सगळे जर्नलिस्ट आता हेच विचारतात की राजकारण ठीक आहे, कोण निवडून येणार, मोदी येतील का पुन्हा, राहुल गांधीचं काय, भारत जोडो यात्रेचं काय, पण आपल्या देशामध्ये आर्थिक प्रगती किती झाली आणि किती तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्या, हेच क्रायटेरिया आहेत जे आपली प्रगती ठरवणार आहेत शेवटी. त्यामुळे या गोष्टींकडे लक्ष द्यायला पाहिजे तुम्ही. आपण आता अजून आपलं काय काय राहिलं आहे मला सांग. म्हणजे इंटरनॅशनल जर्नलिझमबद्दल बोलतोय आपण. मराठी BBC न्यूज हे अत्यंत क्रेडिबिलिटी असलेली वेबसाईट आहे, हे मी तुम्हाला अगदी नक्की सांगू शकते. काही व्ह्यूजबद्दल तुमचे मतभेद असू शकतात, पण जेवढं तुम्ही BBC, गार्डियन न्यूजपेपर माहिती आहे का तुम्हाला, त्यांची वेबसाईट आहे, इंडियन एक्सप्रेस आहे, जेवढं तुम्ही वाचाल तेवढं तुम्ही इंटरनॅशनल घडामोडी, नॅशनल घडामोडींबद्दल जास्त जाणून घेऊ शकाल. एक ग्लोबल लेवलची क्रिस्टियान अमनपोर नावाची एक माझी फार आवडती अँकर आहे आणि जगामध्ये प्रसिद्ध आहे, ती खूप पॉप्युलर आहे. आपल्याकडे बरखा दत्त जशी आहे किंवा ओफ्रा विन्फ्रे नावाच्या अँकरबद्दल तुम्ही ऐकलं असेल. तर ही क्रिस्टियान अमनपोर जगामध्ये फिरते. म्हणजे आता समजा रशिया युक्रेन वॉर झालं तर ती पुतीनचा इंटरव्ह्यू घेते डायरेक्ट, किंवा आणखीन काय भारतामध्ये असं आलं तर ती डायरेक्ट मोदींशीच बोलेल. मोदी बोलणार नाहीत ती गोष्ट सोडा, पण ती इंटरव्ह्यू घ्यायचा प्रयत्न करेल. ती फील्डवर जाते, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते. आणि ती अँकर जेव्हा स्वतःची स्टोरीसुद्धा खूप ऑनेस्टली सांगते तेव्हा लोक तिच्यावर विश्वास ठेवतात, की लोकांना कळतं की ही फक्त आपल्याला प्रश्न विचारत नाही आहे, आपल्याच फक्त बाजू सांगत नाही आहे, तर स्वतःबद्दल पण बोलते, तुमच्याशी एक डायलॉग पण करते ती. तर क्रिस्टियान अमनपोरचा व्हिडिओ आपण बघूया. सांगते है ना, आणि सगळं कलरफुल वर्ल्ड आहे, खूप असं स्क्रीनवर काहीतरी येतं आहे आणि किती सिम्पल स्क्रीन आहे बघा तिची. तिला असं सजेस्ट करायचं आहे की मी ब्लॅक अँड व्हाईट आहे, हां, मी प्रिज्युडाईज नाही आहे, आणि तिचा चेहरा हायलाईट केला आहे कॅमेरानी, आणि ती जे बोलते आहे स्वतःची स्टोरी ऑनेस्टली सांगते आहे. कसं मी इराणमध्ये होते, कसं हिजाब घालूनच मुली असायच्या, हुकुमशाही होती, पत्रकारांचं नागरिकांचं दमन केलं जात होतं. त्याच्यानंतर मग मी इराणमधून बाहेर पडले आणि जगाच्या जर्नलिझममध्ये गेले. असे जे लेजंडरी जर्नलिस्ट आहेत ना, त्यांचं तुम्ही खूप ऐकायला पाहिजे असं मला वाटतं. की हा एक एक्झरसाईज आहे तुम्हाला सगळ्यांना. सुहास पर्शिकरचा जो इंटरव्ह्यू मी तुम्हाला म्हटला, लिहून घ्या तुम्ही काय काय तुम्हाला बघायचं आहे. तर तो तुम्ही बघा. BBC रोज फॉलो करा. एखादं वर्तमानपत्र तरी वाचलंच पाहिजे, एखादं नाही, एक वर्तमानपत्र वाचलंच पाहिजे, ते महत्त्वाचं आहे.
टी व्ही तुम्हाला कितीही आवडत नसेल, सेन्सेशनल असेल, पण तुम्हाला काही ना काहीतरी जिथे चांगलं सापडेल ते बघा, त्याच्यातून घेण्याचा प्रयत्न करा. डिजिटल तर प्रश्नच नाही, म्हणजे खूपच आहे त्याच्यामध्ये सांगण्यासारखं. आणि हे आता आपण आधी ग्रुप्स करूया. तुम्हाला काय करायचं ते मी सांगते आणि नंतर मी तुम्हाला एक ॲक्टिव्हिटी देणार आहे. कसे कसे ग्रुप करूया आपण? एक मुलगी प्रत्येक ग्रुपमध्ये असेल असं बघा. मुलांचे मुलींचे ग्रुप्स नको आहे अजिबात. ओके. ओके, हे 5 जण आहेत, तुम्ही 5 जण.